हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। और आज करने वाले हैं अकाउंटेंसी का मॉक पेपर, जो कि 23 मई को आपका अकाउंटेंसी का एग्जाम होने वाला है टर्म 2 का। उसमें बहुत ही बढ़िया मार्क्स दिलवाएगा। जैसे आपने देखा टर्म 1 में हमने आपके साथ 5 मॉक पेपर डिस्कस किए थे और 70 to 80% सेम टू सेम आया। इसी तरह से इस बार में मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि जो भी मैं आपसे शेयर करूंगा आने वाले दिनों में सभी मॉक पेपर्स को अपनी नोटबुक में सॉल्व कीजिएगा, अपने हाथों से प्रॉपर स्केल पेंसिल यूज़ कीजिएगा, वर्किंग नोट्स बनाइएगा और फिर देखिएगा 23 मई को आप बाहर निकलेंगे स्माइल करते हुए, मगर थैंक्स कहना जरूर मत भूलना। फाइन, चलिए शुरू करते हैं। और एक बार मैं बता दूं अकाउंटेंसी का कि यहाँ पर कैसा पेपर आता है। अगर आपको पता भी है तो फिर भी दोबारा से जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बता दूं आपके 4 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 10 ये रहेंगे 2 मार्क्स के, यानी 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, टोटल 8 मार्क्स। उसके बाद क्वेश्चन होगा 4, 5, 6 एंड 11 ये रहेंगे आपके 3 मार्क्स के, यानी 4 × 3 12, तो ये हो गए 20। और जो लास्ट 4 क्वेश्चन है वो रहेंगे हमारे 7, 8, 9 एंड 12, ये रहेंगे 5 नंबर के और ये बन जाएगा 20 और टोटल बन जाएगा आपका 40 मार्क्स का पेपर। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कोई ओवरऑल चॉइसेस नहीं है, बट जो 3-3 मार्क्स के होंगे 4 क्वेश्चन में से 3 में हम आपको चॉइस देंगे। फाइन। दूसरा एक जो 5 मार्क वाला क्वेश्चन होगा वहाँ भी आपको एक चॉइस आएगी। तो आगे चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ध्यान से इसको पढ़िएगा और फिर इसको आंसर हम बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। यहाँ पर पार्ट ए में जो हमारी पार्टनरशिप है, पहला क्वेश्चन है कि एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई है सबकी कंसेंट के साथ, और जिस दिन फर्म डिसॉल्व हुई उस दिन फर्म की लायबिलिटीज है 12 लाख रुपीज एंड दी एसेट्स आर 10 लाख रुपीज। सो नाउ द फर्म इज हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ रुपीज 2 लाख. The firm is not in a position to pay off the liability, that is the excess liability of 2 lakh over its assets. One of the partner, Vikas, has the private property worth rupees 3 lakh. So what we can see here, that firm has got 12 lakh rupees liability and the assets are rupees 10 lakh. Fine. Now the Vikas is having the private property, that is a private estate of rupees 3 lakh and his liabilities is 1 lakh rupees. So how much extra is having Vikas? Vikas is having an extra of rupees 2 lakh rupees. So ये जो 2 लाख रुपीस है, क्या ये फर्म की अनपेड लाइबिलिटीज के लिए यूज कर सकता है? कैन ही गिव दिस 2 लाख रुपीस टू पे ऑफ द फर्म लाइबिलिटी? ये मेरा आपसे सवाल है। तो बताइए जल्दी से क्या आंसर लिखेंगे आप? आपके मन में क्या आ रहा है? और इसके पीछे अगर कोई कॉन्सेप्ट है, अगर आप कहते हैं हाँ सर ये तो येस है आंसर, अगर येस है तो इसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ रहा है वो आप बताइएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 है वहाँ पर स्पेशल प्रोविजन है सेक्शन 49। उस 49 प्रोविजन के अंदर कहा गया है कि अगर कोई पार्टनर होता है और उसके पास कोई प्राइवेट एस्टेट या प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है तो पहले उससे वो प्राइवेट डेब्ट्स को पे करेगा। तो यहाँ पर आउट ऑफ द 3 लाख रुपीज फर्स्ट, आउट ऑफ दिस 3 lakh he will pay off his 1 lakh rupees. Now अगर उसके पास सरप्लस है तो he can use this surplus money to pay off the firm liability. तो आंसर आप लिखेंगे yes, as per section 49 of Indian Partnership Act 1932, एक पार्टनर अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी after making the payment of his private debt can use to make the payment for the firm's debt. तो आंसर रहेगा yes. तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, 2 में से 2 मार्क्स आपको मिल गए। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा एनपीओ का, और एनपीओ में भी हम देखते हैं सब्सक्रिप्शन सबसे ज़्यादा बच्चों को टफ लगती है। इस क्वेश्चन को 3 बार कर लीजिएगा बिकॉज ये आपको दिलवाने वाला है लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। मार्क्स ही नहीं, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर जाएगा। और जहां भी आपकी प्रॉब्लम आ रही थी, और इन पूरी वीडियोस में आने वाले जो भी मैं आपके साथ मॉक पेपर डिस्कस करूंगा, पूरा सब्सक्रिप्शन, पूरा एनपीओ, पूरा कैश फ्लो, वो आपका डिसोल्यूशन हो, हर एक कॉन्सेप्ट को मैं कराने वाला हूं। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो डू लाइक सब्सक्राइब, अभी से बता रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में भी आप लिखिएगा कैसे लग रही है ये एफर्ट, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है ये कंटेंट आप तक लेके आने के लिए, बिकॉज हम चाहते हैं आपके चेहरे पे स्माइल हो। दिस इज द पर्पस ऑफ द एंटायर अकाउंट्स गुरु टीम। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले करंट ईयर आप देख लीजिए, करंट ईयर है 2021 यानी 2020 1 अप्रैल से शुरुआत होकर 31 मार्च 2021 तक का सफर तय किया है। और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग में बच्चों आपको बता दूं, हमें लगता है आउटस्टैंडिंग का मतलब शायद लायबिलिटीज है। हमें लगता है कि शायद लायबिलिटीज है, लाइक रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये आपके एरियर हैं यानी आपके डेटर्स हैं। तो प्लीज़ आप इस बात को मार्क कर लीजिए, ये आपके डेटर्स हैं यानी एसेट होते हैं। फाइन। तो पिछले साल यानी जब आप 2020 में थे तो आपने कस्टमर से पैसे लेने थे 5,000 रुपीज़, और 12 महीने बाद यानी साल जब एंड हो गया, इस साल के एंड में अभी आपने लेने हैं 6,500। तो 2 डेटर्स हैं साल के शुरुआत में, they were 5,000 and at the end of the year the debtors are 6,500. Is it clear? Yes.
नाउ बहुत बढ़िया जो मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया आप लोगों के लिए, तो बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग के साथ इसको पेपर को मैंने डिज़ाइन किया। यहाँ मैंने ये देखा कि सीबीएसई चाहती है कि आप ये नॉलेज लेके जाएं कि अगर पिछले साल मेरे पास 5000 आउटस्टैंडिंग था और अगर इसमें से 50% लोग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2020, तो आप ये ईयर मैच कर लेना कि ये इसी की बात कर रहा है 5000 की, ना कि 6500 की। तो इस 5000 में से ये जो 5000 है 50% जो है वो इररिकवरेबल बन गया, यानी बैड डेट्स बन गया और वो कर दिया आपने राइट ऑफ। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपकी बैड डेट्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। तो 5000 में से आपके 50% बैड डेट्स हो गए और आप कहेंगे सर बचा 2500। वेरी गुड। इसके बाद एक बात और देखते हैं, लास्ट टाइम 40% ऑफ द सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020, यानी फिर दोबारा से ये इसी 5000 की बात कर रहे हैं कि इस 5000 में से 40% जो है वो करंट ईयर में रिसीव हो चुके हैं, यानी जो करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है हमारी 28,000, इसके अंदर वो 40% भी इंक्लूडेड है। अब आपके मन में डाउट आएगा 40% मैं इस रिमेनिंग का लूँ या 40% टोटल का लूँ। तो देखिए यहाँ पर रिमेनिंग वर्ड तो है नहीं, ये तो नहीं कहा कि 5000 में से 2500 डूब गए 2500 बचा, इसमें से 40% आया, ऐसा नहीं लिखा। यहाँ पर लिखा है 40% ऑफ द सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, यानी इसी का 40%, और ये 40% कितना हो गया जल्दी से बताइए, 2000 रुपीज़। तो यहाँ पर 2000 रिसीव हो चुका है। सो अगर मैं 2000 को भी माइनस करूँ 25 में से, तो मेरे पास बचता है 500 रुपये जो अभी भी आना बाकी है। और सब बच्चे जानते हैं पिछले साल में से इफ अ पार्ट ऑफ द सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव, इट इज नोन एज स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। सो प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि ये सब्सक्रिप्शन 500 पिछले साल की अभी भी आनी बाकी है। और जैसे ही आप निकाल लेते हैं, ये देखिएगा कि क्या करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग यहाँ पर एज ऑन है, या ये यहाँ पर एज एट है, या फिर डेट गिवन है 31 मार्च को इतनी आउटस्टैंडिंग है। इन तीनों ही सिचुएशन में एज ऑन, एज एट और 31 मार्च में इस 6500 के अंदर अभी भी जो स्टिल आउटस्टैंडिंग था प्रीवियस ईयर का 500 रुपये, दैट इज इंक्लूडेड। सो यू हैव टू डिडक्ट एंड यू हैव टू फाइंड 6000 रुपीज। इट इज द आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। मेरे साथ 2 बार बोलेंगे, इट इज द आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। एंड दिस वॉज द क्वेश्चन जो हमने यहाँ मांगा था कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर आप फाइंड कीजिए। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको मैं थोड़ा पेपर अच्छे से दिखा दूं, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो पूरी वर्किंग के साथ मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर। और अगर हम समझना चाहें शॉर्टकट में, तो देखें कि पिछले साल 5000 में से 50% तो बैड डेट्स हो गया, 40% रिसीव हो गया, तो कितना आ गया 90%। सिर्फ 10% बाकी बचा है, तो वो 10% अगर हम सीधा भी लगाते हैं तो 500 रुपये वैसे भी आ गया। तो किसी भी ढंग से आप क्वेश्चन समझ सकते हैं जैसा आपका अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमने कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बताइए फॉर द करंट ईयर। ये बार बार बोलता हूँ, आप मेरे वर्कशॉप वेबिनार में भी सुनते होंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। इट मीन्स जो करंट ईयर में मैंने आपको सर्विस दी है, सिर्फ उसके बदले जो मैं पैसे बोल रहा हूं वो पैसे अभी आने बाकी हैं। तो इसके अंदर से पिछले साल का स्टिल आउटस्टैंडिंग हमने हटा दिया। आई होप ये क्वेश्चन अच्छा लगा और ये एफर्ट अच्छे लग रहे हैं, तो मैं नहीं बोलूँगा कि लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज इस टाइम पे भी हम आपके साथ हैं, बिकॉज हम चाहते हैं आप बहुत अच्छे से अपने अकाउंटेंसी का पेपर दें और फिर यही चीज़ CUT में भी हम आपके साथ करवाने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 3। यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं, काजल, शालिनी और पूनम, और उनका रेशो है 5:3:2। यहाँ पर शालिनी रिटायर होगी, तो जो रिटायर हो जाए उसको आप हाईलाइट कर दीजिए, सर्कल कर दीजिए, बिकॉज रिमेनिंग पार्टनर्स आपको पता लग जाएंगे। और जो न्यू रेशो है काजल और पूनम का, वो है 2:3। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ओल्ड रेशो भी है, न्यू रेशो भी है, और आप जल्दी से अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, बिकॉज मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा अलग शीट में ले जाके, तो वहाँ क्वेश्चन पहले से आपकी नोटबुक में होना चाहिए। तो जल्दी से क्वेश्चन लिख लीजिए। ओल्ड रेशो है हमारा 5:3:2 एंड न्यू रेशो है हमारा 2:3। फाइन। अब यहाँ पे रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड। जब वैल्यूड गिवन होता है तो ये फर्म का एवरेज प्रॉफिट से निकाला होगा, सुपर प्रॉफिट से, कैपिटलाइजेशन से। ये फर्म की गुडविल है, तो आप लिख लीजिए फर्म की गुडविल ₹1,50,000 गिवन है।
नाउ यू हैव टू पास द जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन शालिनी रिटायरमेंट। तो क्या ये क्वेश्चन लिख लिया? टेक अ स्क्रीनशॉट या पॉज कीजिए, जल्दी से कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। और आप सब जानते हैं यहाँ पर इस 1,50,000 में शालिनी का जो 3/10 शेयर है वो 3/10 शेयर निकालकर बाकी के दोनों पार्टनर्स गेनिंग रेशियो में देंगे। तो हमारी एंट्री क्या होती है हम सब जानते हैं, G2S यानी गब्बर सिंह यानी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेनिंग रेशियो निकालिए, उस शालिनी का शेयर निकालिए जो रिटायर हुई है, और काजल और पूनम उसको देंगे गुडविल का शेयर। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर गेनिंग रेशियो। आप सभी जानते हैं गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो सबसे पहले बताएंगे आप जो पार्टनर्स हैं हमारे पास, काजल है, आई होप आपने अपना नोटबुक में लिख लिया था जैसे मैंने बताया। वो न्यू इनका था 2/3 यानी 2/5 और ओल्ड था इनका 5/10। तो अगर हम 10 लेते हैं और यहाँ करते हैं 4 - 5 तो नेगेटिव आ रहा है 1/10, यानी ये है हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना कि गेन कर रहे हैं। ये नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि इनका जो ओल्ड है वो पहले ज़्यादा था, यानी हाफ था, 50% था, जो कि अब न्यू से बहुत ज़्यादा है। अभी न्यू में हम इनको कम दे रहे हैं। काजल के बाद देखेंगे तो हो गया काजल का गेनिंग शेयर। दूसरे पार्टनर कौन है? पूनम। तो पूनम गेनिंग शेयर, यहां पर इसका शेयर है 3/5 माइनस कितना है इनका ओल्ड? ओल्ड था 2/10 और यहां निकल के आता है हमारा 4/10। ये है इनका गेनिंग शेयर। तो ये पार्टनर गेन कर रहे हैं। तो अब देखिए, अब जो एंट्री बनाना आप सोच रहे थे कि ये दोनों मिलके पैसे देंगे, काजल जी जो हैं उनको तो खुद ही सेक्रीफाइस हुआ है, यानी यहां पर शालिनी के जाने के बाद पूनम का डोमिनेटिंग हो गया और उन्होंने काजल का भी शेयर एक्वायर कर लिया। तो यहां पूनम सबसे ज़्यादा फायदे में है। तो जो पार्टनर को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ हो वो पार्टनर डेबिट होगा। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? हमारी एंट्री बनेगी पूनम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड 2। सबसे पहले तो शालिनी का आपको पता है आपने शेयर देना है, और शेयर कितना था उनका जल्दी से बताइए? 3/10 इंटू गुडविल थी हमारी 1,50,000 और यहाँ पर उनका शेयर कितना आएगा? आप कहेंगे 15,000 इंटू 3 45,000। बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे 45,000 उनका आ गया। क्लियर है? यस सर क्लियर है। अब जो पार्टनर का यहाँ पर नेगेटिव आया था, आप देख पाएंगे यहाँ पर नेगेटिव आया था काजल का, तो वो काजल क्या होंगी? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, उनको भी गुडविल मिलेगा। और कौन देगा? बाकी के गेनिंग पार्टनर। तो यहाँ तो गेनिंग एक ही है, कौन है? पूनम। तो पूनम यहाँ पे काजल को भी देंगी। तो काजल कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे कितना आया था उनका? 1/10 था। तो 1/10 इंटू 1,50,000, यहाँ पे वो 1/10 देंगे और इनको मिलेगा 15,000। तो अब पूनम के एंगल से देखिए, इन्होंने 2% को कंपनसेट किया। 45,000 दिए हैं शालिनी को और काजल को दिए हैं 15,000। तो कुल मिला के कितने दिए हैं इन्होंने? 60,000। और ये रहेगा आपका 2 में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन। यानी यहाँ पर हम कहेंगे कि यस, यहाँ पर पूनम ने दोनों को कंपनसेट किया। किसको? शालिनी को भी और काजल को भी। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 4 हम देख पा रहे हैं हमारा 3 मार्क्स का है। और अगेन सब्सक्रिप्शन मैंने यहाँ दोबारा चेक किया है कि ये देखने के लिए कितनी आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है। बिकॉज इस मॉक पेपर 1 के अंदर जो मॉक पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं पर्टिकुलर, यहाँ सब्सक्रिप्शन को मैंने मेन ध्यान दिया है कि उसकी सारी डाउट आपको इनिशियल मॉक पेपर्स में मैं क्लियर कर दूं ताकि आपको दिक्कत आगे ना आए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और फिर समझते हैं इसके सॉल्यूशन को। यहाँ पर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड दिया है। वहाँ मैंने डिस्कस किया था आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, और यहाँ मैंने डिस्कस किया आउटस्टैंडिंग एट द एंड। एट द एंड का मतलब करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग प्लस स्टिल आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। देखते हैं क्वेश्चन को, और करंट ईयर हमारा कौन सा है? 31 मार्च 2021। सब्सक्रिप्शन इन एरियर, वहाँ मैंने आउटस्टैंडिंग का मतलब बताया था। एरियर मतलब अभी ये डेटर्स हैं, पैसे आने हैं पिछले साल के 800 रुपीज़। सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस ऑन 31 मार्च 20, यानी वही प्रीवियस ईयर का एंड यानी करंट ईयर का बिगनिंग। वो एडवांस है 1300 रुपीज एंड दिस एडवांस इज फॉर द करंट ईयर। प्लीज रिमेंबर इट इज फॉर द करंट ईयर, इट इज आवर इनकम। Total subscription received during the current year, this is 2021, it is 35,400, and in this we have received 300 rupees for 1920.
देखिए हमारा करंट ईयर है 2021 एंड दिस इज द प्रीवियस ईयर, सो आउट ऑफ दिस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू deduct this 300 rupees out of 35 or 400 because it does not pertain to the current year, and 1900 for the 21-22 that is the coming year जो next year है, सेम इसको भी आप माइनस करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे 35,400 में से, और माइनस करके आ जाएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर। कि इस तरह से जब भी 3 ईयर का आता है तो हमें करंट ईयर का लेना चाहिए, बिकॉज इस टोटल में से अगर ये दोनों माइनस करते हैं 2200 तो हमें करंट ईयर पे फोकस करना है जो हमारा यहाँ का बैलेंसिंग फिगर होता है। बिकॉज अगर आपने ये ले लिया तो अब सिर्फ 2 चीज़ें ऐड करनी बाकी रह गई हैं, बिकॉज 2 तो आप ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, अगले साल का एडवांस, और अब कौन सी 2 चीज़ें ऐड करने वाली रह गई है, इस साल का आउटस्टैंडिंग यानी आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, और दूसरा एडवांस इन द बिगनिंग। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पर एक बात गिवन है कि 250 मेंबर्स हैं यहाँ पर और हर आदमी को 200 रुपीज़ देना है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर 250 मेंबर्स हैं और 200 आपके पास टोटल अमाउंट है पर मेंबर से, तो कितना आना चाहिए? आप कहेंगे सर 250 इंटू 2 500, और 500 के साथ 2 जीरो और लगा दिए तो 50,000, तो टोटल इनकम है 50,000 जो इस साल आनी चाहिए थी। लेकिन इस साल कितनी रिसीव हुई है वो माइनस कर दीजिए, आपको आ जाएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। तो अब देखते हैं हमने करंट ईयर के लिए कितना रिसीव किया, 35,400 माइनस 300 एंड माइनस 900, तो 33,200 हमारा करंट ईयर का आ चुका था। इसमें अगर हम देखें एडवांस इन द बिगनिंग भी हमारे पास है एंड दैट वाज द 1300, इसमें 1300 हम और ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 34,500 अमाउंट। ये है हमारी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर, यानी ये टोटल हमने इस साल की इनकम इतना रिसीव कर लिया है। बट रिसीव कितना करना था हमने? 50,000। तो कितना पैसा आना बाकी है आप खुद देखिएगा। आप कहेंगे सर मुझे आना बाकी है 15,500 फॉर द करंट ईयर। अब आप बात करेंगे सर यहाँ तो आपने कहा एट द एंड ऑफ द ईयर, और अभी आप कह रहे हैं ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर है। तो जो फॉर द ईयर होता है उसमें हम क्या करते हैं सर? ऐड करते हैं पिछले साल का स्टिल आउटस्टैंडिंग। मुझे बताइए पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कुछ बाकी बचा है क्या? आप कहेंगे हाँ सर 800 रुपीज़ हमने लेना बनता था, उसमें से 300 रुपीज़ आप दे चुके हैं, तो अभी भी कितना लेना बाकी है? 500 वॉज स्टिल आउटस्टैंडिंग। वो 500 मैं यहाँ और ऐड कर दूंगा and total will become 16,000 and this will be your answer. I hope ये क्लियर हो गया। तो इसका आंसर हमारा आ गया 16,000। एंड यहाँ पर एक और पार्ट और है, और पार्ट में है थ्योरी, और लिखा है यहाँ पर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बतानी है। और यहाँ पर ये बहुत थ्योरी का क्वेश्चन है, लेकिन मैं बता दूँ कुछ बच्चों का इसमें भी मार्क्स कटने वाले हैं बिकॉज वो थ्योरी नहीं पढ़ के जाते। तो प्लीज़ जल्दी से लिख लीजिएगा ऐसी कौन सी 3 मेन फीचर्स है जो आप वहां लिखेंगे एग्जाम के अंदर, वो नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला फीचर जो आप लिखेंगे, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। किससे सेपरेट? सेपरेट फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंटरप्राइजेस प्रोमोटिंग इट। दूसरा, पहला तो हो गया, इनका पर्पस क्या है? आप लिखेंगे इट्स पर्पस इज टू प्रमोट। क्या प्रमोट करना है? कुछ ना कुछ तो इवेंट करते होंगे, या तो अपनी कोई कल्चरल एक्टिविटीज हैं, या ये एजुकेशनल एक्टिविटीज चलाते होंगे, या कुछ ये रिलीजियस पर्पस फुलफिल करते होंगे, या कोई इनका प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव रहेगा, एंड रेंडरिंग ऑल दिस सर्विसेज टू द सोसाइटी इन लार्ज। और तीसरा, इट इज मैनेज्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स नोन एज ट्रस्टीज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर है रचना लिमिटेड परचेज, इन्होंने बिल्डिंग परचेज करी है 1,50,000 की, मशीन ली है 1,40,000 की, और फर्नीचर लिया है 10 का। तो 150, 140 एंड 10, तो ये बनता है 3 लाख रुपीस का। और किससे लिया है? XYZ से, यानी ये सप्लायर है। और लाइबिलिटीज टेक ओवर की है 20,000 की फॉर अ परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश ऑफ 3,15,000। सीधा सीधा वेंडर वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पर पूरा बिजनेस परचेज किया है बिकॉज बोथ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैव बीन टेकन ओवर। यहाँ पर कहा गया है जो रचना लिमिटेड है, यानी जिसने बाय किया है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कौन सप्लाई वेंडर कौन है और किसने लिया है। तो प्लीज रिमेंबर किससे लिया है? XYZ से, तो वो वेंडर है, यहाँ मैं परचेजर हूँ। यहाँ पर उसने परचेज कंसिडरेशन को कैसे इशू किया है? 12% डिबेंचर दिए हैं 100 ईच एट अ प्रीमियम 5%, यानी 100 रुपये की चीज 5% महंगा दिया है 105 का।
तो अब आपने रिकॉर्ड करनी है जनरल एंट्री। सबसे पहले एंट्री बता दूं, यहाँ पर एसेट डेबिट होंगे यानी बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, और 2 होगा XYZ 3,15,000 और 2 लाइबिलिटीज जो 20,000 की ली है। तो यहाँ पर अगर हम एंट्री बनाएं और आपने अगर क्वेश्चन नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए मेरे साथ सॉल्यूशन रूम में। यहाँ पर आप बिल्डिंग डेबिट करेंगे, यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी डेबिट करेंगे। तो आप साथ साथ सॉल्व कीजिए। देखिए ये पहली ऐसी क्लास हो रही है जहाँ आप साथ साथ ऑथर के साथ पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में ले सकते हैं, आई विल रिप्लाई, फाइन, कमेंट बॉक्स के अंदर। अब यहाँ पर 2 लाइबिलिटीज अकाउंट एंड 2 XYZ कंपनी। तो यहाँ पर मेरा 1,50,000 का बिल्डिंग है, 1,40,000 का मेरे पास यहाँ पर प्लांट मशीनरी है और फर्नीचर मेरे पास है 10,000 का। तो कुल मिला के ये हमारा बन रहा है 3 लाख रुपीज़। और यहाँ पर लाइबिलिटीज़ है मेरे पास 20,000 की और 3,15,000 का मैंने परचेज कंसेशन सेट किया है। तो अगर आप देख लेंगे टोटल पेमेंट्स मेरी हो रही है 3,35,000 की और एसेट्स आ रहे हैं 3 लाख रुपीज़ के। सो आई हैव पेड हाउ मच एक्स्ट्रा, आप कहेंगे सर 35,000, और वो 35,000 यहाँ पर मेरा इनटेंजिबल एसेट होगा गुडविल अकाउंट, बिकॉज दिस इज माई परचेज गुडविल, जिसको हम बार बार बोल के आपको पका देते हैं, परचेज गुडविल, परचेज गुडविल। ये है परचेज गुडविल हमारी 35,000। आई होप इट इज क्लियर। अब मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स, यानी अब मैं आपको दे रहा हूं परचेज कंसेशन के बदले में पैसा नहीं दे रहा, अदरवाइज तो होता वेंडर टू बैंक बन जाता। यहाँ मैं आपको पूरे के पूरे 3,15,000 के बदले, यानी ये जो वेंडर का अमाउंट है वो डिवाइड बाय एक डिबेंचर मैंने आपको 105 कर दिया, तो मेरे पास आते हैं पूरे 3,000 डिबेंचर्स। तो दूसरी एंट्री क्या लिखेंगे, इसको आप वर्किंग नोट में लिख दीजिएगा फॉर्मूले के अंदर, इसके भी आपके मार्क्स होंगे, फाइन। अब इसके बाद बात है एंट्री की बात आती है, तो आप एंट्री क्या लिखेंगे, XYZ जो कंपनी थी वो डेबिट, और यहाँ प्लीज़ अमाउंट वही लिखेंगे जो आपने अमाउंट देनी थी, यानी परचेज कंसेशन। 2 आपके जो डिबेंचर्स थे वो थे 12% डिबेंचर्स, और यहाँ आपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी क्रेडिट करना है। क्यों? क्योंकि आपने उसको प्रीमियम पे इशू किए। इन दोनों में मैं खास तौर पे बता दूं, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर मैं अमाउंट नहीं आती, एंट्री तो आती है, अमाउंट बनानी नहीं आती। तो यहाँ पर अमाउंट क्या आएगी, सबसे पहले आप नंबर ऑफ डिबेंचर्स लिखेंगे, नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ डिबेंचर्स यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे फेस वैल्यू से, यानी 100 रुपये से, और यहाँ प्रीमियम की वैल्यू से। तो कुल मिला के अब आपका 3 लाख आ गया यहाँ पर, और यहाँ आ गया 15,000। और इस क्वेश्चन में और है, यानी यहाँ भी चॉइस है। तो चॉइस पढ़ते हैं क्या इस क्वेश्चन में चॉइस। तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन मैंने बनाया है, ये पेपर मैंने खुद आप लोग के लिए डिज़ाइन किया है, ऐसा नहीं कि बनाया किसी और ने, समझा कोई और रहा है। यहाँ पर सीधा आप ऑथर से बात कर रहे हैं, सीधा क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट आती है आप पूछ सकते हैं, और हो सकता है मैं इससे रिलेटेड वेरियस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी आपके साथ शेयर कर लूँ। तो डायरेक्टली आप मेरे से करस्पॉन्डेंस कम्युनिकेट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इस अगर ऐसा हो तो क्या होगा, वैसा क्या। और मैंने हर तरह के क्वेश्चन इन डिस्कशंस में लेने वाला हूं। यानी अगर आप पूरे साल नहीं पढ़े, बहुत सारी बुक्स आपने नहीं पढ़ी और एंड में घबराहट है, तो ये भी अगर आप कर लेते हैं, मेरी आपको गारंटी है 40 में से 35 मार्क्स मिनिमम। वैसे 40 में से 40 का तो दावा है आपको के साथ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर और पार्ट, और देखते हैं यहाँ क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ मेंशन है नंबर ऑफ डिबेंचर। देखिए यहाँ रुपीज़ नहीं है, यानी ये डिबेंचर्स ही हैं। PQR ने इशू किए हैं, 9% इसका इंटरेस्ट है और 150 रुपये का एक डिबेंचर है, डिस्काउंट 10%। तो मैं पहले सीधा 150 का 10% निकाल लूँ, एंड इट इज़ 15 रुपीज़ डिस्काउंट। ठीक है सर, ठीक है। एंड आफ्टर 5 ईयर्स रिडीम करना है, वो भी 5% प्रीमियम पे, एंड अगेन 150 का 5% प्रीमियम इस ₹7.50। तो कुल मिला के मेरा 15 रुपये का नुकसान हो रहा है स्टार्टिंग में, और 7.5 का 5 साल के बाद होने वाला है। एंड एज पर द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, एज पर द कंजर्वेटिज्म, हमें ये लॉस इशू की एंट्री में डेबिट करना है। किस नाम से? आप सब एक साथ बोलेंगे, यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लॉस एंड इशू। और क्रेडिट किस नाम से करना है, जल्दी बताइए। आप बोलेंगे सर ये तो मज़ा आ गया, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स होता है, हमें पता है, ब्यूटीफुल। अब बात आती है इस डिस्काउंट की। इस डिस्काउंट को भी इसी के साथ क्लब कर दीजिएगा, तो दोनों को आप डेबिट कर दीजिए कंबाइन। क्योंकि CBSE मार्किंग स्कीम में एक बार ऐसा हुआ, बच्चों ने डिस्काउंट अलग डेबिट किया, लॉस अलग डेबिट किया, और हाफ मार्क कट गया। बहुत दुख होता है जब इस तरह की स्ट्रिक्ट मार्किंग स्कीम बनती है, जबकि नहीं कटना चाहिए, बट उस साल मार्क्स हमने काटे थे, दुख हुआ था। लेकिन आप यहाँ पर नोट लिख के आ सकते हैं कि ऑल्टरनेटिवली ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं डिस्काउंट और लॉस में, तो वो नोट लिखेंगे, फिर आपके मार्क्स नहीं कटेंगे।
बिकॉज एवरी ईयर मार्किंग स्कीम बनाने की टीम चेंज हो जाती है, तो कोई कैसे सोचता है वो नहीं पता आपको। तो चलिए, ये तो रहा क्वेश्चन। और इसके बाद क्या पूछा है, पास जर्नल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड राइटिंग ऑफ द लॉस। क्योंकि यहाँ एक बात और है, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमें गिवन है 40,000 और जो सरप्लस है यानी नेट प्रॉफिट है वो है 15,000। आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ और साथ में पूछ रहा हूँ बैलेंस शीट भी बनाइए। यानी शेयर्स की बैलेंस शीट तो आपको आती थी टर्म 1 में, डिबेंचर्स की बैलेंस शीट अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो 10 में से 7 बच्चों को तकलीफ आएगी, कैसे मैं सिक्योरिटी प्रीमियम को शो करूं, कैसे राइट ऑफ करूं उसके अंदर से लॉस को या डिस्काउंट को। ये सब सॉल्यूशन में देखेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और फिर चलिए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले एंट्री में आपसे पूछूंगा कि मेरे पास 2000 डिबेंचर्स थे, यस सर, और हमने एप्लीकेशन रिसीव करी, तो आप एंट्री क्या बनाएंगे? तो आप कहेंगे सर पहली एंट्री बनेगी हमारा बैंक अकाउंट डेबिट और डिबेंचर्स थे 2000 और हमने यहाँ पर 150 का डिस्काउंट दिया 10% 15 रुपये। तो मैंने कितने में ये इशू किया होगा बताइए? यस सर 135 का। ब्यूटीफुल। और यहाँ पर क्योंकि ये डिबेंचर्स लमसम में है तो यहाँ पर कोई अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं थी, तो यहाँ पे एंड अलॉटमेंट लगाना कंपलसरी, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो 2000 इंटू 135, तो 135 से 2 करेंगे 270 आता है और उसके बाद 3 0 लगा दीजिएगा, तो कैलकुलेशन बहुत आराम से आपकी हो जाएगी। नरेशन आपको आती है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव इन लमसम, ठीक है। दूसरी एंट्री मुझे बताइए, दूसरी एंट्री के अंदर आपके पास जैसे मैंने कहा था डिस्काउंट था 15 रुपये का और 7.5 का था प्रीमियम रिडम्पशन। सो टोटल मिला के 22.5 बनते हैं 2000 डिबेंचर्स पे। तो मैं दूसरी एंट्री क्या बनाऊंगा, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब लॉस ऑन इशू को मैं कंबाइन दिखा रहा हूं, अलग अलग भी कर सकते हैं बट सीबीएसई में एक बार मार्क्स कट चुके हैं तो मुझे डर लगता है कि मैं आपको बता दूं कि अलग ना करें। यू नेवर नो, हर साल की मार्किंग स्कीम अलग बनती है। तो 2000 इंटू 22.5 यानी यहाँ पर मेरा 45,000 आ जाएगा और ये है 2,70,000 का। सेम अमाउंट कॉपी कर दिया मैंने। नाउ 9% डिबेंचर्स, यहाँ पर 2000 में मुझे 150 ही दिखाना पड़ेगा फेस वैल्यू। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 135 मत लिख दीजिएगा, यहाँ पूरी अमाउंट डालेंगे आप और ये हो गया आपका 3 लाख का। और इसका जो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से है कि लॉस तो दिखा दिया आपने बट ये लायबिलिटी है 5 साल बाद की, तो जिस तरह से डिबेंचर क्रेडिट हुए हैं उस तरह से आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिबेंचर भी करेंगे। और यहाँ पर सिर्फ, यहाँ तो देखा आपने पूरा मैंने 22.5 लिया था बट यहाँ 2000 इंटू 7.5 यानी ओनली 15,000 और नरेशन वही रहेगी, बीइंग डिबेंचर्स इशूड। जितना छोटा लिखेंगे उतना सुंदर रहेगा। तीसरी एंट्री, अब देखिए लॉस मेरे पास 45,000 है, यानी मेरे पास जो टोटल लॉस है वो 45,000 है। इसके लिए मेरे पास जो एसपीआर था, मैंने आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया, उसमें एसपीआर में 40,000 था। अब ये 40,000 पहले यूज होगा सेक्शन 52 के हिसाब से, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 पूरा ले लेंगे इसमें से, क्योंकि लॉस हमारा है 45,000 का। तो अब क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इशू 45। अब बाकी का 5 कहाँ से ले, अगर मैं क्वेश्चन दोबारा देखना चाहूँ कि क्वेश्चन में मेरे पास कितनी अमाउंट गिवन थी, यस स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में मेरे पास 15,000 है, अगर आप देख लें 15,000 है, तो अभी भी मैं इस 15,000 में से 5,000 ले सकता हूँ। तो यही 5,000 मैं क्या करूँगा, वहाँ पर डेबिट कर दूंगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। तो आप ये याद रखिएगा, यहाँ पर इसी जगह पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 5,000, ये बैलेंसिंग फिगर हो गई। सो आई होप सबको समझ आ गया एंट्री। और यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग लॉस ऑन इशू, बीइंग रिटर्न ऑफ फ्रॉम एसपीआर एंड बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट। ये आपकी एंट्री रहेगी और ये 2 एंट्री मैंने आपको बना दी। चलिए बैलेंस शीट देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बैलेंस शीट रहेगी बिकॉज बहुत से कम बच्चों को बैलेंस शीट का एक्सपीरियंस होगा अभी तक बनाने के लिए। तो प्लीज़ बैलेंस शीट पढ़ के जाइए, सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको आनी चाहिए। बैलेंस शीट पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। यहाँ हमारा शेयर होल्डर्स फंड आता है, सबको पता है शेयर होल्डर्स फंड आता है। यहाँ पर जो हमारा शेयर कैपिटल है वो तो हमने कुछ मेंशन किया नहीं, वो तो टर्म 1 में हो गया। बट हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस है और उस रिजर्व सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम था 40, वो पूरा यूज हो गया था। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में मेरे पास 15,000 थे, 5,000 मैंने निकाल लिए, तो बच गया मेरे पास 10,000 रुपये। तो आप लिख लेना 15,000 में से मैंने 5,000 एसओपीएल निकाल लिया था। फाइन।
अब आती है नॉन करंट लायबिलिटी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे आती है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स यानी आपके डिबेंचर्स, उसकी फेस वैल्यू थी पूरे 3 लाख, और उसके अलावा जो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आएगी वो आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जो भी क्रेडिट है, अपने डेबिट जो था लॉस वो तो राइट ऑफ कर दिया, बट जो क्रेडिट है वो 5 साल के बाद पे करना है, दैट विल रिमेन योर लायबिलिटी, और ये आपकी बैलेंस शीट बन गई। इसी हिसाब से आप नोट्स टू अकाउंट दिखा सकते हैं। आई होप ये आपको समझ आया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। गणवेश, गगन एंड गुरसिमर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ऑन 1 अक्टूबर 2021, यानी ये जो करंट ईयर है वो 21-22 है, गुरसिमर डाइड। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। सेल्स फॉर द ईयर लास्ट ईयर 2021 अमाउंटेड टू रुपीज 6 लाख, एंड दैट फ्रॉम द 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, यानी जो करंट ईयर चल रहा है वहाँ पर सेल्स है 3,20,000 की। द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 3 ईयर्स हैड बीन 20% ऑन सेल, यानी लास्ट 3 ईयर्स से हम जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो हमारा एक तरह से नेट प्रॉफिट रेशियो 20% है सेल्स पे। Since Gursimar legal representative was her only son, it was agreed that the profit for the purpose of settling Gursimar's account is to be calculated at 25% on sale, यानी थोड़ा सा ह्यूमैनिटी ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि जो गुरसिमर के मरने के बाद जो उसका बेटा है वो स्पेशली चैलेंज है, तो कहा गया कि उसको 20% के बदले 25% आप प्रॉफिट दे दीजिए। तो यहाँ पर हम जानते हैं जो प्रॉफिट निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं हमारे, उसमें से एक मेथड ये है टर्नओवर बेसिस। 2 मेथड होते हैं टाइम बेसिस, जहां पर हम या तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट को बेस मानते हैं या फिर एवरेज प्रॉफिट को, और ये है टर्नओवर। टर्नओवर बेसिस में आपको 2 बातें ध्यान देनी है, क्या, जो लास्ट ईयर बीत चुका है उसका सेल्स कितना है और प्रॉफिट कितना है। तो यहाँ पर वी आर गिवन सेल्स ऑफ रुपीज 6 लाख एंड द प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स, अभी तक था जो रेट ऑफ प्रॉफिट है, यानी हमें प्रॉफिट की फिगर नहीं गिवन, हमें प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन है। तो अभी 2-3 सालों से सीबीएसई ने क्या पकड़ लिया है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट ना देके लास्ट ईयर की प्रॉफिट की परसेंटेज दे देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया है जो ड्राफ्ट किया, बहुत ही आपकी जो रिक्वायरमेंट है सीबीएसई की उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये डिज़ाइन किया क्वेश्चन को। और यहाँ पर 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर की सेल्स है 3,20,000, और अब यहाँ पर जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो हम लेंगे 25% ऑन सेल, ना कि 20%, बिकॉज यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, चेंज कर दिया रेशियो। तो 3,20,000 सेल रहेगी, प्रॉफिट रहेगा 25/100 यानी 1/4, और ये आ रहा है 80,000, और इनटू यहाँ पर शेयर लेंगे गुरसिमर का 1/5, तो प्रॉफिट आ गया इसका 16,000। और एंट्री जो मांग रहे हैं वो एंट्री क्या रहेगी, आप नोट कर लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस गुरसिमर्स कैपिटल अकाउंट, और ये एंट्री बन जाएगी 16,000 रुपीज से। फाइन, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 फुल फ्लेज हमारा ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स का एनपीओ का, और आप जानते हैं कि इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं वो हमारे 3 मार्कर के क्वेश्चन थे, 2 मार्कर के क्वेश्चन थे, और पूरे पेपर में जो आपका चॉइस है वो 3 मार्कर्स में 3 क्वेश्चन में हम चॉइस आपको देने वाले हैं। फाइन, एक एनपीओ हो गया, एक डिबेंचर्स का हो गया, और एक कंपैरेटिव का, तो ये चॉइस रहेंगे। और 5 मार्क्स में हमारा पार्टनरशिप का चॉइस रहेगा, ये कंपलसरी क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई चॉइस नहीं होगी। तो चलिए इसके सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि क्या क्या ऐसे पॉइंट है जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। सबसे पहले यहाँ पर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का करंट ईयर कौन सा है, वो है 2021, यानी 2020 से लेकर 21, और यहाँ पर रिसिप्ट्स गिवन है, सारी पेमेंट्स हैं। यहाँ पर आप मार्क करते हैं कौन सी आइटम कहाँ जाएगी, कौन कौन सी आइटम इनकम है, कौन सी लायबिलिटी है। इसी तरह से पेमेंट साइड पे देखेंगे कौन कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है यानी एक्सपेंस, और कौन से कैपिटल पेमेंट्स हैं यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट शो करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टू बैलेंस बीडी, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट होता है क्योंकि ये कैश इन हैंड है। देन वी हैव गॉट सब्सक्रिप्शन, यहाँ 3 सब्सक्रिप्शन है, लास्ट ईयर की है 45, करंट ईयर की 46,500, नेक्स्ट ईयर की 2,000, तो वी विल टेक 46,500। अभी आगे जाके दिखाएंगे इसको कैसे शो करना है, बट टोटल हमारी 53,000 है, उसमें से करंट ईयर की है 46,500। फर्नीचर हमने बेचा है जिसकी बुक वैल्यू है 2,500 और बेचा है 1,800 में। यहाँ पर आप लॉस देख रहे हैं, सीधा सीधा लॉस है यहाँ पर 700 रुपीज़ का, ये लॉस जाएगा हमारा एक्सपेंस में, क्योंकि बुक वैल्यू थी 2,500 और सेल प्राइस है 18। तो जब बुक वैल्यू से कम पे बेचा गया हो, बुक वैल्यू का मतलब जो हमारी बैलेंस शीट में एसेट अपीयर कर रहा है, तो वो लॉस होता है, और अगर बुक वैल्यू से ज़्यादा बेचा जाए तो वो होता है हमारा प्रॉफिट। लेगेसी, यहाँ पर लेगेसी के बारे में कुछ नहीं गिवन, इफ़ नथिंग इज मेंशन, आप इसको क्या मान सकते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट, ये एज पर द एनसीईआरटी है। फाइन,
तो यहाँ पर नोट लिख के आएंगे आप कि यहाँ पे कोई स्पेशल पर्पस नहीं मेंशन है, तो हम इसको जनरल मान रहे हैं, वी विल राइट इन द इनकम साइड। अगर ये लिखा था लेगेसी फॉर समथिंग स्पेसिफिक यूज गिवन होता तो फिर हम मानते हैं इसको क्या, कैपिटल रिसिप्ट, फिर लायबिलिटी में शो करते। यहाँ पर है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। ये इंटरेस्ट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हमारा फिक्स डिपॉजिट है, इससे रिलेटेड है, इसको भी अभी देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं पेमेंट साइड पे। जनरल एक्सपेंस हमारी रेवेन्यू एक्सपेंस है, परचेज ऑफ न्यूज़पेपर एक्सपेंस है, रिपेयर, ये तीनों के तीनों हमारे एक्सपेंस में जाएंगे, यानी एक्सपेंडिचर साइड में, बिकॉज रेवेन्यू पेमेंट्स है। एफडी होती है हमारी इन्वेस्टमेंट। जितनी भी एनजीओस होती हैं उनके पास जो पैसा रखा होता है वो अपने पास नहीं रखते, उसको एफडी करा देते ताकि उस पर रेगुलर रिटर्न आए और उनके डेली बेसिस के खर्चे चल सकें। तो यहाँ पर 9000 की एफडी है और डेट है 1 अप्रैल 2020 और हमारा ईयर है एंड 21, यानी पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट हमें मिलना है। और 12 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा, 9000 इंटू 10/100, इट इज़ 900। इस 900 में से अगर हम देखें इंटरेस्ट कितना रिसीव हो गया, 450। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए कितना अभी आना बाकी है, तो आप कहेंगे सर 450 आना बाकी है। तो ये 450 भी इनकम में जाएगा, ये भी इनकम में जाएगा, बिकॉज अब ये आपकी एडजस्टमेंट बन गई है, यानी एक्रूड इंटरेस्ट। और आप सभी जानते हैं व्हाट इज़ द एंट्री फॉर एक्रूड इंटरेस्ट। आप कहेंगे सर एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो ये इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा इनकम साइड में और ये एक्रूड इंटरेस्ट जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एज एन एसेट। क्या ये क्लियर है? तो ये एंट्री आप देख लीजिएगा, एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। देन बात करते हैं परचेज ऑफ बैट बॉल। नीचे बैट बॉल के आपके ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक गिवन होंगे, तो आप कंज्यूम पार्ट निकालेंगे, ओपनिंग बैट एंड बॉल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये भी एक्सपेंस में जाएगा। ऑनरेरियम है, ये भी एक्सपेंस में जाएगा। और जो क्लोजिंग बैलेंस है ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट जाएगा एज अ कैश इन हैंड। नॉर्मली हम लोग आपको यही सिखाते हैं कि ओपनिंग बैलेंस शीट में यहाँ से सिर्फ एक ही आइटम जाएगी, कौन सा, बैलेंस बीडी। प्लीज़ ये जो अगर आपने बात को रोट लर्निंग कर लिया है, इसका एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है, ये बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर। नीचे एडजस्टमेंट में फर्नीचर कहीं भी नहीं लिखा। अगर आप नीचे पढ़ेंगे तो यहाँ पर 1 अप्रैल यानी बिगनिंग में बिल्डिंग है, स्टॉक ऑफ बैट बॉल है, सब कुछ है। जो ऑनरेरियम है एक्सपेंस इन द आउटस्टैंडिंग द बिगनिंग क्लब ने देना है वो है 2500। सब्सक्रिप्शन जो लेना है 5-6 साल के स्टार्टिंग में और साल के शुरुआत में ही एडवांस सब्सक्रिप्शन 500 रुपये। ये सब कुछ ओपनिंग के बारे में मेंशन है। बट हेयर द वर्ड फर्नीचर इज मिसिंग, यानी यहाँ पर फर्नीचर वर्ड ही नहीं है। इट मीन्स व्हाट, फिर ये फर्नीचर आपने कौन सा सेल कर दिया। तो ये फर्नीचर जो 2500 है, इसका मतलब ये आपके पास ओपनिंग में था और सारा का सारा बेच दिया आपने। तो ये ध्यान रखिएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में हम ये तो बोलते हैं कि सिर्फ कैश बैलेंस जाता है, बट अगर कोई एसेट बेचा गया है और उसकी बुक वैल्यू गिवन है रिसिप्ट साइड पे, बट नीचे कुछ भी नहीं मेंशन, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट में जाएगा। तो अब रिसिप्ट साइड से 2 चीज़ें बैलेंस शीट में जा रही हैं ओपनिंग, एक तो कैश बैलेंस और दूसरा ये फर्नीचर का बुक वैल्यू 25। बच्चे पूछेंगे सर क्या क्लोजिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर आएगा? आंसर होगा नो। वाई? बिकॉज पूरा फर्नीचर तो बेच दिया अब हमने, तो ओपनिंग में तो आएगा, क्लोजिंग में नहीं आएगा, और जो उसका लॉस था वो एक्सपेंस में आएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। अब बात करते हैं, ये जो सारी बातें हमने आपसे बताई, बिल्डिंग, स्टॉक, ऑनरेरियम एक्सपेंस, सब्सक्रिप्शन, एरियर, एडवांस, ये सारी की सारी ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड है। तो जो बिल्डिंग है वो एसेट होगा, स्टॉक भी हमारा एसेट होगा। जो ऑनरेरियम ओ करते हैं वो है, इसका मतलब ऑनरेरियम मतलब किसी भी जो आपका परमानेंट स्टाफ नहीं होता, कभी कभी आपके स्कूल में विजिट करते हैं, सर्विस देते हैं, उनको आपने कुछ पैसा भी देना है, तो वो आपके लिए लायबिलिटी बन जाती है, यानी ये सैलरी आउटस्टैंडिंग की तरह बन जाएगा, तो ये लायबिलिटी है। सब्सक्रिप्शन एरियर आपका एसेट है, और जो एडवांस में सब्सक्रिप्शन बिगनिंग में आई है ये इनकम में तो ऐड होती है, बट ये हमारे लिए लायबिलिटी है। तो जहाँ मैंने ए लिखा है वो ओपनिंग में एसेट्स डाल दीजिएगा, जहाँ एल लिखा है ओपनिंग में लायबिलिटीज़ डाल देना। नाउ बात करते हैं 31 मार्च की 2021 की, यानी साल के एंड में। ये है क्लोजिंग बैट एंड बॉल। तो आपके पास ओपनिंग भी था, बैट एंड बॉल, ये ओपनिंग थे और ये क्लोजिंग है। तो यहाँ पर आप कंज्यूम पार्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। पेमेंट साइड पे जो गिवन थी हमारे पास बैट बॉल परचेज, वो है परचेज है, इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग, लेस कर देंगे क्लोजिंग, तो कंज्यूम पार्ट आ जाएगा। देन बात करते हैं ऑनरेरियम एक्सपेंस की। यहाँ पे क्लोजिंग में भी आउटस्टैंडिंग है, तो इसका मतलब जो एंड वाला है 1500 रुपये वो ऐड हो जाएगा, और जो 2500 है साल के शुरुआत वाला वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि एज्यूम करते हैं कि जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था दैट हैज़ बीन पेड इन द करंट ईयर, इसलिए पेमेंट में से वो हटा देते हैं, और जो इस साल के एंड में अभी तक पे नहीं किया वो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ऐड कर देंगे। बहुत क्रिटिकल बात आती है अगेन मेंबरशिप के बारे में, कि यहाँ पर मेंबरशिप 300 मेंबर थे और हर आदमी को 200 रुपये देना था। तो अगर मैं बात करूँ 300 इंटू 200, तो मुझे 60,000 रुपीज़ आपसे लेने थे, बट मेरे पास आए कितने हैं? अगर मैं करंट ईयर में देखूं तो करंट ईयर में मेरे पास कितने आए हैं? 46,500। सो दिस इज़ द करंट ईयर फिगर। और
इसके अलावा एडवांस इन बिगनिंग और था 500 रुपये। तो अगर मैं चेक करूँ यहाँ पर कि निकालना चाहूँ कि मेरे को साल के एंड में कितना अभी आना बाकी है, तो मैं 46,500 तो वो माइनस करूँगा जो मेरे को रिसीव्ड है इन करंट ईयर, साथ में 500 वो माइनस करूँगा जो ये पैसे आप मुझे लास्ट ईयर दे चुके हैं, यानी एडवांस इन बिगनिंग। और ये माइनस करने के बाद ये 47,000 हो गया, 60 में से 47,000 माइनस करूँगा जो 13,000 रुपये आएगा, ये 13,000 रुपये हो गया आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। यानी अब मुझे मेंबर से 13,000 लेने हैं। तो मेंबर्स कहेंगे सर हमें 60,000 देने थे, हम आपको 46,500 तो इस साल दिया है, पिछले साल हम आपको एडवांस दे गए थे 500 रुपये, वो भी तो आप मानेंगे ना। हाँ, तो 47 हम आपको दे चुके हैं, बाकी 13 क्या है हमारा आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। तो ये है। चलिए देखते हैं पूरा डिटेल सोल्यूशन। यहाँ पे एक्सपेंडिचर आप मेरे साथ साथ बनाइए, क्योंकि आप साथ साथ सॉल्व करेंगे तभी आपको समझ आएगा और कॉन्फिडेंस आएगा। तो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे जो रिसीव्ड है फॉर करंट ईयर इट वॉज 46,500, और जो सब्सक्रिप्शन एडवांस थी इन बिगनिंग यानी साल के शुरुआत में आपने मुझे 500 रुपये दे दिए थे, और जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमने निकाली थी फॉर करंट ईयर वो थी 13,000। ये सब ऐड करके मेरा 60,000 बन रहा है जो मेरे को मेंबर से लेना था, 300 मेंबर से 200 के हिसाब से। फाइन। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन एफडी। इंटरेस्ट ऑन एफडी 450 आया था, और जो हमारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था वो भी मैंने आपको बता दिया था कैसे आया था। ये टोटल 900 आ जाएगा, और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में भी आएगा। ध्यान रखिएगा, कहीं भूल मत जाना। अगर आपका डिफरेंस 500 का आ रहा है बैलेंस शीट में तो समझ जाइएगा आपने ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं निकाला। तो ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। लेगेसी आपने देखा था यहाँ 7,000 की थी हमारे पास, क्योंकि स्पेशल पर्पस नहीं मेंशन था तो हमने ये मान लिया था कि ये हमारी इनकम है। अगर स्पेशल पर्पस अगर मेंशन होगा तो हम इसको क्या मानेंगे, एज अ कैपिटल रिसिप्ट यानी लायबिलिटी मानेंगे। फाइन। चलिए आगे देखते हैं एक्सपेंडिचर साइड। हम देखते हैं एक्सपेंस साइड में पहले मैंने आपको 3 एक्सपेंस ऐसे बताए थे जिसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी। जनरल एक्सपेंस 4,500, न्यूज़पेपर 2,300, रिपेयर एंड रेंट ऑफ ग्राउंड, यानी आपने जो ग्राउंड लिया है स्पोर्ट्स के लिए कुछ इवेंट्स कराने के लिए उसका 3,750 है। जो ऑनरेरियम था अगर आप देखेंगे आपने 9,000 रुपये पे किया था, उसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे साल के एंड में आउटस्टैंडिंग कितना था, वो था हमारे पास 1,500 रुपीज़ साल के एंड में आउटस्टैंडिंग, और जो साल के स्टार्टिंग का था आउटस्टैंडिंग यानी इसको हमने पे किया हुआ इस साल वो था हमारा 2,500। तो ये सब माइनस करके हमारा नेट इफेक्ट आ रहा है 8,000। तो हम 8,000 का लेंगे और ओपनिंग क्लोजिंग लायबिलिटीज़ में जाएगा रिस्पेक्टिव बैलेंस शीट में। बात करते हैं बैट एंड बॉल्स की। जो बैट एंड बॉल है अगेन उसमें कंज्यूम पार्ट का फॉर्मूला लगना था। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक कितना था, ओपनिंग स्टॉक मेंशन था 12,000। जो परचेजेज है हमारी वो है 25,000। ये परचेजेज हमें कहाँ गिवन थी, पेमेंट साइड में, और लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 27,000। ये एडजस्ट करके देखेंगे 37 माइनस 27 10,000 हमारे पास एक्सपेंस आ गया। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हम भूल जाते हैं वो है लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर को डालना। जो मैंने बताया था बुक वैल्यू गिवन था उसका 2,500, तो उसमें भी लॉस था हमारे पास 700। तो ये सारी फिगर आप ऐड कर लीजिए और इन सबको भी ऐड कर लीजिए और यहाँ टोटल में से माइनस कर दीजिए 69,900 माइनस ये, तो आपका जो सरप्लस आ जाएगा वो सरप्लस 33,950। चेक कर लीजिएगा क्या मैच कर रहा है मेरे साथ, और नहीं तो बताइएगा क्या दिक्कत है, उसको भी हम देख लेंगे। अब बात करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट की। सबसे पहले मैंने बताया था ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या आता है, कैश बैलेंस। तो कैश बैलेंस आपका ओपनिंग बैलेंस शीट का अगर आप चेक करेंगे 9,500 है। उसके बाद मैंने कहा था ये मत भूल जाना फर्नीचर को, बिकॉज ये फर्नीचर जो हमारा था वो था ओपनिंग वैल्यू यानी ओपनिंग बुक वैल्यू गिवन थी हमारे पास, और नीचे एडजस्टमेंट में नहीं गिवन था। दिस वॉज द ओनली एसेट, और ये पूरा बिक गया, क्लोजिंग में नहीं आएगा। उसके अलावा हमारे पास क्या था, उसके अलावा हमारे पास बिल्डिंग थी 1,20,000 की। उसके अलावा हमारे पास बैट एंड बॉल जिसको हमने कंज्यूम पार्ट के अंदर लिया था ओपनिंग, वो है 12,000। एंड देन वी हैव गॉट सब्सक्रिप्शन ड्यू इन बिगनिंग, और सब्सक्रिप्शन ड्यू इन बिगनिंग था हमारे पास 5,000। इस 5,000 से में जो रिसीव हो चुका है वो है 4,500, तो 500 रुपये स्टिल आउटस्टैंडिंग है, वो क्लोजिंग में जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। टोटल हमारे पास आ गया 149। अब देखते हैं हमारे पास लायबिलिटी साइड में क्या क्या चाहिए गिवन। अगर आपको याद होगा लायबिलिटी साइड में एक ऑनरेरियम था आउटस्टैंडिंग, तो वो हमारी लायबिलिटी होती है 2,500। उसके अलावा हमारे पास था सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, जब भी एडवांस इन द बिगनिंग आ जाए वो हमारी लायबिलिटी होती है। अब इस 149 में से आपने ये 3,000 माइनस करना है, तो ये जो माइनस करके आएगा दैट विल बी योर
कैपिटल फंड। तो बच्चे बोलते हैं सर हमें कैपिटल फंड निकालना नहीं आता, तो याद रखिएगा ये कैश बैलेंस था हमारा रिसिप्ट साइड से आया था, और दूसरा हमारे पास था ये फर्नीचर। बस ये दो रिसिप्ट साइड से हैं, बाकी सारी एडजस्टमेंट में गिवन होती हैं। तो नोट कर लीजिएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में रिसिप्ट साइड से या तो कैश आता है या कैश के साथ ज़्यादा से ज़्यादा एक और एसेट आ जाएगा, बाकी सब के सब एडजस्टमेंट में गिवन होते हैं और कुछ नहीं आता। सेम वे ये भी आपका एडजस्टमेंट में गिवन होगा। तो जिन बच्चों को दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने में, वो मैंने आपको करके दिखा दिया, और मेरा कैपिटल फंड आ गया 1,46,000। और ये जो 146 है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो चलिए देखते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर कौन कौन से ऐसे एसेट हैं जिनके अंदर की एडजस्टमेंट गिवन थी या प्लस माइनस होने वाले हैं। सबसे पहले अगर देखें तो हमारा फिक्स डिपॉजिट था, इसको मत भूल जाना फिक्स डिपॉजिट को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम थी, 9,000 था। और इस पे जो एक्रूड इंटरेस्ट आ रहा था जिसकी मैंने आपको जनरल एंट्री सिखाई थी, वो यहाँ पर इसी में ऐड हो जाएगा। तो पहला मेरा फिक्स डिपॉजिट, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा सब्सक्रिप्शन ड्यू, आपको याद होगा सब्सक्रिप्शन ड्यू हमने करंट ईयर का निकाला था 13,000, 60,000 में से माइनस किया था 47, तो 13,000 आया था। और अभी जो मैंने बताया ये 500 रुपये स्टिल आउटस्टैंडिंग है, ये भी स्टिल आउटस्टैंडिंग हमारा कहाँ जाता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, बिकॉज ये डेटर्स की तरह है। बच्चे कहते हैं सर आपने तो मना किया था पिछले साल का कुछ भी नहीं दिखाना, वो इनकम में नहीं दिखाना, बट ये तो क्या है बैलेंस शीट, इसमें तो 10 साल पहले की चीज़ भी आ सकती है, लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, तो यहाँ पे आ सकते हैं लास्ट ईयर की या अगले साल की चीज़ें। बट नॉमिनल अकाउंट जो होता है, जो एक्रूअल बेस पे बनता है, वहाँ पर करंट ईयर के अलावा कुछ भी नहीं आता। तो ये जो 500 रुपये है ये यहाँ इसलिए आया बिकॉज ये डेटर्स हैं। तो आप समझिए डेटर्स हैं, एक तरह से सब्सक्रिप्शन ड्यू देना नहीं है, ये पैसा मुझे लेना है डेटर्स, और ये दोनों डेटर्स आ गए इस साल के भी और पिछले साल के भी। बात करें कैश बैलेंस की, कैश बैलेंस हमारा क्लोजिंग बैलेंस था, तो वो 13,500 आ गया। तो कैश भी आ गया, सब्सक्रिप्शन भी आ गया और फिक्स डिपॉजिट भी आ गया। उसके बाद बचती है हमारी बिल्डिंग, क्यों, क्योंकि वो बिल्डिंग हमारे पास साल के शुरू में भी थी। देखिए 120 की बैट एंड बॉस ओपनिंग थे, तो यहाँ भी आएंगे मगर क्लोजिंग आएंगे। तो पहले बिल्डिंग कॉपी कर दें, बिल्डिंग में देयर इज नो डेप्रीशिएशन, तो जो 120 था वो 120 मैंने क्लोजिंग भी कर दिया। तो याद रखिएगा जितने भी फिक्स एसेट हैं लास्ट ईयर के, वो इस साल भी कॉपी करने हैं। अगर डेप्रीशिएशन है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। और बिल्डिंग के बाद लास्ट बचता है हमारे पास बैट एंड बॉल, यहाँ ही आएगा क्लोजिंग, यहाँ ओपनिंग नहीं आएगा, ये क्लोजिंग आएगा। तो इसको ऐड कर लीजिएगा और यहाँ पर हमारा टोटल बन जाएगा आपका अमाउंट 183,450। आप चेक कर लीजिएगा कि क्या आपका आंसर टैली कर रहा है हमारे साथ। उसके बाद बात करते हैं कैपिटल फंड था हमारा 1,46,000 का, प्लस सरप्लस इसमें ऐड कर देंगे। जो सरप्लस हमारा आ रहा था 33,950 आ रहा था, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा 179,950। उसके अलावा अगर हम देखें लायबिलिटी साइड में, तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, यानी जो हमारे पास क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन आई थी अगले साल के लिए, वो हम मेंशन करेंगे 2,000। एंड देन आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम, ये भी क्लोजिंग वाला आएगा 1,500। और कुल मिला के हमारा हो गया 183,450, और ये आंसर हमारा टैली हो गया। तो ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन था, आप इसको कर सकते हैं। और देख रहे हैं कि इस मॉक पेपर के अंदर हमने एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लिए हैं, और सेम आपको दिखाई देंगे आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। सो नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन, और ये है चॉइस में 5 मार्क का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का है और साथ में डिबेंचर्स चॉइस में आएगा। ये क्वेश्चन आपका है टॉपिक रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का, जो टर्म 2 के लिए है। और यहाँ पर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, पार्टनर्स कैपिटल है और बैलेंस शीट। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं, अनिल, बीनू और चमन, और रेशियो है 3:1:1। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सर्कल कर लेना कौन रिटायर हुआ है, और यहाँ पे रिटायर हुआ है चमन, जैसा मैं भी नीचे दिखाने वाला हूँ आपको। तो प्लीज़ रिटायर जो हुआ है चमन उसको कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिए साथ साथ, ताकि आप मेरे साथ सॉल्व कर पाएँ। तो 1/5 इसका रेशियो है, और 3:1 बाकी पार्टनर्स का न्यू रेशियो या गेनिंग रेशियो बन जाएगा। तो आप सबको पता है जो आदमी रिटायर करता है, अगर चमन ने रिटायर कर लिया, तो ये जो 3:1 है ये इनका न्यू रेशियो भी होगा फ्यूचर का, और ये इनका गेनिंग रेशियो भी होगा। यानी जो गुडविल के लिए रेशियो चाहिए होगा वो 3/4 1/4 होगा। बैलेंस शीट में लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स हैं, और डेटर्स में प्रोविजन 10,000 है, कैश है 70, तीनों के कैपिटल बैलेंस है, जनरल रिजर्व है, इसको सर्कल कर लीजिएगा बिकॉज ये बटेगा हमारा 3:1:1 में, यानी ओल्ड पार्टनर्स, यानी ऑल द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ये दोनों लायबिलिटी है, बीपी एंड क्रेडिटर्स। यहाँ पे लिखा है चमन रिटायर, जैसा मैंने आपको बता दिया था, सी को सर्कल कर दिया हमने पहले। नॉर्मली हम क्या करते हैं, अदरवाइज बी को ही मार के आते हैं, बी को ही रिटायर करके आते हैं, ये गलती मत करना। पहली चीज़ है गुडविल है 40,000। अब यहाँ पर जो चमन है उसका शेयर है 1/5, तो 1/5 कर लीजिए, कितना आया, आप कहेंगे सर 8,000,
और ये 8000 गेनिंग रेशियो में बटना चाहिए। तो गेनिंग रेशियो क्या होगा, अब ये 3:1 गेनिंग रेशियो हो जाएगा। वाई? बिकॉज यहाँ पर न्यू रेशियो नहीं है। अगर न्यू होता तो न्यू माइनस ओल्ड करके वी वुड हैव फाउंड द गेनिंग रेशियो। तो अब इस 8000 को अगर हम बांटते हैं 3:1 में, तो यहाँ आएगा 6000 पहला पार्टनर देगा और 2000 दूसरा पार्टनर देगा, और एंट्री क्या बन जाएगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, यानी अनिल डेबिट, बीनू डेबिट टू चमन, और ये होगा 6000 ये देंगे, 2000 ये देंगे, और इसको मिल जाएगा 8000। इसकी लेजर पोस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ए सी में जाए, ए और बी में जाएगा 2C और सी में जाएगा बाय ए बाय बी। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। देन लैंड जो है 30% इंक्रीज हो गई है, ये 4 लाख का 30% निकाल लीजिएगा, और ये आता है 1,20,000। ये जाएगा रिवेल के क्रेडिट में, और बैलेंस शीट में 4 लाख प्लस 120 हो जाएगा, ये जाएगा 5,20,000 इन द न्यू बैलेंस शीट। फिर बात करते हैं बिल्डिंग डेप्रिशिएट 2 हो गया, यहाँ 2 है, बाय ने लिखा डेप्रिशिएट 2, यानी 3 लाख से वो 2 लाख पे रह गया है। तो कितना गिरा, इसका डिफरेंस ले लीजिए, 1 लाख रुपीस गिर गया। ये जाएगा रिवेल के डेबिट साइड पे, और न्यू बैलेंस शीट में हम कितना शो करेंगे, वी विल शो द 2 लाख। यहाँ पर कितना शो करना था, 4 लाख प्लस 120, 5,20,000। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अगला है वैल्यू ऑफ फर्नीचर रिड्यूस बाय। अब यहाँ पे बाय आ गया, जो बाय है इसका मतलब दिस इज द अमाउंट बाय व्हाट द फर्नीचर हैज रिड्यूस। तो ये रिवेल के डेबिट पे चला जाएगा, और बैलेंस शीट के अंदर फर्नीचर में से 20 माइनस कर देंगे, और वहाँ पर रह जाएगा वो 1 लाख रुपीस न्यू बैलेंस शीट में। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज्ड बाय, अगेन बाय है, यानी पहले से प्रोविजन 10,000 तो था ही, अब कह रहे हैं 5,000 से और बढ़ा दो, तो न्यू बैलेंस शीट में ये 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा, डेटर्स में से 15,000 माइनस हो जाएगा, और ये 5,000 रिवेल के डेबिट में जाएगा बिकॉज इंक्रीज इन लायबिलिटी है, या फिर इसको मान लीजिए डिक्रीज इन एसेट। अब बात करते हैं पेमेंट की। जो चमन है, जो पार्टनर रिटायर हुआ है, उसका जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसका 10% आपने क्या करना है, उसको पे कर देना है टू कैश या बैंक, और जो रिमेनिंग बैलेंस आएगा उसको आपने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। यहाँ पे रिवेल अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन, और जो भी ये मेन पॉइंट्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप मेरे साथ साथ सॉल्व करें। 5 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसमें मेनली गुडविल का ट्रीटमेंट है जो सबसे टफ मानता हूं, क्योंकि लेजर पोस्टिंग करनी है। कई बार न्यू रेशियो गिवन हो तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है, कई बार गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं तो नेगेटिव में आ गया, और नेगेटिव में आ गया तो वो पार्टनर सेक्रीफाइस हो जाता है। तो फिर एंट्री क्या बनती है, A to B C, यानी कहने का मतलब 2 पार्टनर नीचे क्रेडिट हो जाते हैं। तो ये सब इस क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं, और डिसोल्यूशन के कंपैरिजन में ये इजी है, बिकॉज डिसोल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती है, ट्रीटमेंट ऑफ रिलेशन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, बट जब चॉइस आती है तो दोनों को पढ़िए और देखिए कौन सा कंफर्ट जोन में है, और उसको फिर आप करिए। चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, और अब बनाते हैं रिवेल अकाउंट। यहाँ हम रिवेल अकाउंट बना लें सबसे पहले, और आई होप आपने मेरी सारी बातें नोट कर ली, जो मैंने आपको बातें बताई थी, यानी क्वेश्चन एक तरफ आपके पास होगा और साथ साथ मेरे साथ आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ रिवेल अकाउंट के अंदर सबसे पहले आप देखेंगे जो हमारी बिल्डिंग की वैल्यू गिरी थी उसको मैं डेबिट साइड पे डाल रहा हूँ, क्योंकि 3 लाख से वो 2 लाख हो गई थी, अगर आपको याद हो तो 1 लाख गिर गई थी। फर्नीचर भी जो था हमारा वो 20,000 से डिक्लाइन हुआ था, सो 120 माइनस 20 1 लाख आएगा न्यू बैलेंस शीट में। और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स हैं वो 5,000 से बढ़ गए थे, तो वो हमेशा इंक्रीज इन लायबिलिटी मान के आते हैं यहाँ पर। देन बाय लैंड, ये हमारी 30% बहुत ह्यूज फिगर थी, बढ़ गई थी, तो यहाँ आएगा क्रेडिट साइड पे, और इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। तो ये हमारा टोटल हो गया 1,25,000, इसमें से 1,20,000 माइनस करेंगे तो लॉस हमारा आ जाएगा 5,000 का, और ये लॉस हम तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे, और किस नाम से होगा, बाय लॉस, और यहाँ पे आएगा A B C, यानी 3,000 1,000 1,000, और कौन से रेशियो में है ये, 3:1:1। आई होप इट इज़ क्लियर। यस, वेरी गुड। तो ये हमारा क्लियर हो गया। मैं वैसे एडवाइस करूंगा कि आप तीनों अकाउंट एक साथ बनाइए, अलग अलग मत बनाइए, तीनों एक साथ बनाइए, रिवेल, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, ताकि उससे टाइम भी बचेगा बहुत ज़्यादा, और कोई चीज़ आप मिस नहीं करेंगे। अदरवाइज नॉर्मली हमने देखा है बहुत सी चीज़ें मिस हो जाती हैं। सबसे पहले पार्टनर्स के ओपनिंग कैपिटल ये आते हैं हमारे ओल्ड बैलेंस शीट से, ठीक है जी, जो ओल्ड बैलेंस शीट होगी आपकी वहाँ से कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। देन जनरल रिजर्व देखिए, तीनों पार्टनर्स में मैंने कहा था बटेगा 72,000, 24,000 एंड 24,000। और जो गुडविल की एंट्री थी वो बहुत स्पेशल है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि आपने डिवाइड करना था उनको। तो यहाँ पर 6 और 2 रहेंगी, और इसका जो दूसरा इम्पैक्ट है वो पड़ता है डेबिट साइड पे। तो डेबिट साइड पे अगर आप देखेंगे इसी एंट्री का अनिल बिमल टू चमन था, तो यहाँ पर 2 चमन करके इन दोनों के अकाउंट में ये एंट्री आएगी 6 और 2,000। तो मैं इसको बहुत क्रूशल मानता हूँ
इसकी आप अलग से 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज ये आना ही आना है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, हो सकता है रिटायरमेंट का हम जनरल एंट्रीज वाला भी क्वेश्चन दे दें, उसमें भी गुडविल की एंट्री जरूर आएगी, तो ये इस बाय डिफ़ॉल्ट इसके बिना क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। देन रीवेल का जो लॉस आया था, आप लॉस डाल देंगे डेबिट साइड पे, और वो लॉस हमारा टोटल था, हम देख लेते हैं तीनों का लॉस कितना था, 311। तो ये हमारा लॉस है 3000, 1000 और 1000। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास बैलेंसिंग फिगर की, बिकॉज यहाँ अगर हम टोटल करें 3,24,000 एंड 8, 332 आ रहा है। यहाँ पर 280 एंड 24, 3,04,000, और यहाँ देखें तो 3,72,000। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, 3,32 में से आपने 1000 रुपये तो उसको रीवेल का लॉस दे दिया, बाकी बचा 3,31,000। दोबारा सुन लीजिए, 3,32 था रिटायरिंग पार्टनर चमन, उसके डेबिट में 1000 रुपये ऑलरेडी लॉस है, तो आपने अब कितना पैसा देना है, 331। अब क्वेश्चन में लिखा था कि जो भी पैसा देना है उसका कितना अमाउंट आप पे करेंगे, 10% उसको अभी पे करेंगे। सो 10% कितना हुआ, टू कैश 33,100, ये आप पे करेंगे इसका 10%। तो 33,100 पे कर दिया, इसमें से माइनस कर दीजिए 33,100 को, तो बैलेंस आ गया 297,900। ये जाएगा उसके लोन में, तो सीज लोन में ये जो अमाउंट जाएगी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, और अब जो पार्टनर्स बच गए उसमें जाएगा बैलेंस सीडी, वो 3,72 माइनस 9,000 कर दीजिए, 9,000 माइनस कर दीजिए 372 में से, तो ये हो गया आपका 3,63, और 3,04,000 में से माइनस कर दीजिए 3,000, तो ये हो गया 301,000। तो ये मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बता दिया। अगेन मैंने बताया एक साथ बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये 3,32,000, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। और अब बनेगी बैलेंस शीट। पहला एसेट हमारे पास लैंड, मैंने कहा था वो उसमें ऐड होके आएगा। अगर आप दिखाना चाहते हैं 4 लाख प्लस एप्रिसिएशन बढ़ गया है 120 से, तो आपका 520 आ गया। इसी तरह से आप जो भी एसेट दिखाएंगे आप उसको प्लस माइनस करके दिखाएंगे। ये था 3 लाख का एसेट था, लेस डेप्रीशिएशन 1 लाख, 2 लाख। सीबीएसई में ऐसा नहीं कि कंपलसरी आप माइनस करके दिखाएं, उसके बिना भी मार्क्स हम दे देते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है, टाइम भी बच जाएगा। तो अगर आपका टाइम बहुत कम बचा हो तो स्मार्टली आपने क्या करना है, बिना प्लस माइनस दिखाए सीधा आप अमाउंट दिखा सकते हैं। फर्नीचर हमारा था 1 लाख रुपीज़ का, उसके बाद स्टॉक हमारा 2,20,000। जो डेटर्स थे उसका प्रोविजन बढ़ गया था 5,000 से, तो यहाँ पे अगर हम माइनस करें प्रोविजन तो अब 15,000 होगा। पहले हमारे पास माइनस होता था 10,000 रुपये। और कैश जो आपका है पहले कैश अवेलेबल था उसमें से माइनस कर देना, जो आपने 33,100 पे किया वो रिड्यूस हो जाएगा, और वो रिड्यूस होने के बाद आपका नया बैलेंस आएगा, एंड दिस इज 12,61,900। एक बार आप चेक कर लेना कि आपका आंसर मैच कर रहा है हमारे साथ या नहीं। देन कैपिटल बैलेंस, जो 2 बैलेंस सीडी आया था अनिल का और बीनू का, इन दोनों के क्लोजिंग बैलेंस लेंगे आप 363 एंड 301, और ये टोटल आ रहा है आपका 6,64,000। तो ये पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस हो गए। चमन का जो लोन था वो था 297,900, जो हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला था। और हमारे 2 लाइबिलिटीज़ हैं बीपीओ क्रेडिटर, जिसमें अगर कोई चेंज नहीं हुआ तो वो एज इट इज़ डाल सकते हैं 180 एंड 120, और ये सब मिला के हमारा आ गया 12,67,900। फुल फ्लेज क्वेश्चन है 5 मार्क के लिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ये आप पूरा सॉल्यूशन नोट कर लीजिए और टैली कर लीजिए। फाइन, तो ये हमारे पास सारा अवेलेबल है, पूरा का पूरा बैलेंस शीट रिटायरमेंट में, और एज एट जो भी है वो सब चीज़ें आप अपने आप समझते हैं कि आपको मेंशन करना ही है। नॉर्मली अदरवाइज हम उसका मार्क्स काट लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन जो पार्टनरशिप का है चॉइस में। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 5 मार्क का जो इसके साथ चॉइस में, एंड ये है हमारा और पार्ट का डिसोल्यूशन का क्वेश्चन, जहाँ पे 5 एंट्रीज आपको बनानी है। इसके लिए बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है। तो जिन बच्चों को जनरल एंट्री में कंफर्टेबल नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं आते, दे शुड गो विद द रिटायरमेंट। फाइन, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले पार्टनर्स देखें, 2 पार्टनर्स हैं यहाँ पर, अनीता एंड रवि, और यहाँ उनका रेशियो है 3:2। सारे एसेट्स लायबिलिटीज़ ये ट्रांसफ़र कर चुके हैं, और उसके बाद ये सारी आपको एंट्री गिवन है, एक एक जनरल एंट्री आपने बतानी है। सबसे पहली है कि यहाँ पर रवि वॉज टू गेट अ रेम्यूनरेशन ऑफ
23,000 फॉर कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस। यानी फर्म ने कहा है कि आप जितने भी ये प्रोसेस हैं, क्योंकि जो डिसोल्यूशन होती है वो एक दिन का काम नहीं है, 6-6 महीने लग जाते हैं फर्म को डिसॉल्व करने में। तो यहाँ पर एक पर्सन पार्टनर को जिम्मेदारी दे दी गई है कि आप ये पूरा डिसोल्यूशन का प्रोसेस, लोगों से मिलिए, एसेट्स को बेचिए, पेमेंट करवाइए, ठीक है ना, एक्चुअल से मिलिए, जो भी आपका प्रोसेस है वो सब कीजिए और इसके बदले हम आपको देंगे 23,000। तो फर्म के लिए एक एक्सपेंस बन गया 23,000 का, और नॉमिनल अकाउंट यानी एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। और पूरे डिसोल्यूशन में जो अकाउंट्स बनते हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन एंड कैश अकाउंट, इन चारों में से नॉमिनल अकाउंट एक ही है, खर्चों का अकाउंट एक है, वो क्या है, रियलाइजेशन। तो यहाँ पे हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, ये जो हमने पार्टनर्स को अभी दिया नहीं है उसको उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है, क्रेडिट किया है, तो यहाँ पर रवि क्रेडिट होगा। नॉर्मली बच्चे सोचते हैं कि रवि को पैसे मिले हैं तो वो रवि डेबिट कर देते हैं, ये गलत बात है। यहाँ पर रूल ऑफ कैपिटल अकाउंट आप याद रखिएगा, जो जो चीज़ें आप पार्टनर्स के कैपिटल में डालेंगे वो क्रेडिट होगी, और जो जो पार्टनर ने प्रॉमिस किया कि हाँ मैं ये दूंगा, उसके अकाउंट से डेबिट होगा। तो यहाँ पे रूल ऑफ कैपिटल अकाउंट लगेगा, ना कि रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। फाइन, तो ये हो गया रिलेशन टू रवि और हमने दे दिया 23,000। आगे देखते हैं। ही ऑल्सो एग्री टू बॉन्ड। आप सब जानते हैं बॉन्ड का मतलब क्या है, उसके अकाउंट से हम चार्ज कर देंगे पैसे, उसके लिए एक ड्राइंग बन जाएगी। उसने कह दिया कि हाँ मेरे अकाउंट से आप इतना पैसा ले सकते हैं, मेरे नाम पे आप इतना पैसा डाल सकते हैं मेरे अकाउंट के डेबिट में, कितना, जितना रिलेशन एक्सपेंसेस हो। तो उसने बोला हाँ मैं बॉन्ड करूँगा, जो भी खर्चा आएगा एक्सपेंसेस का मैं बॉन्ड करूँगा। और यहाँ पे रिलेशन एक्सपेंसेस आए 10,000, तो बॉन्ड इसने बोला है, तो रवि विल बी डेबिटेड विद 10,000। अब देखते हैं पे किसने किया है, और यहाँ लिखा है पेड बाय रवि। तो बच्चे यहाँ सुन के सोचेंगे टू रवि और लिखेंगे नो एंट्री, ये गलत बात है। यहाँ पेड बाय रवि है फ्रॉम द फर्म कैश, यानी फर्म के पैसे में से दे रहा है, तो फर्म का पैसा कम हो रहा है कैश या बैंक, 10,000 रुपीज़। तो एंट्री क्या रहेगी, फर्स्ट पॉइंट की नोट कर लीजिए सब बच्चे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवि 23,000 एंड रवि टू कैश 10,000। तो दोनों में 23 आएगा, तो यहाँ दो एंट्री बनेगी। आई होप ये क्लियर है, बिल्कुल। सेकेंड पार्ट देखते हैं। अमितेश एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट जो ड्यू था उसका 60,000 था, वो राइट ऑफ हो गया बैड डेट की तरह लास्ट ईयर में। तो बैड डेट हो गया तो बैड डेट टू डेटर्स बन गया, खत्म हो गया, इसका नाम हमारे बुक से हट गया। अब अचानक से उसने 90% पे कर दिया इस साल, तो ये बैड डेट्स रिकवर्ड है। कई बच्चे गलती क्या करेंगे, वो करेंगे कैश डेबिट टू अमितेश। देखिए लास्ट ईयर में आप उसको ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके हैं, यानी अमितेश हमारी किताब में अब नहीं है नाम। तो ये एक तरह से सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट वाली एंट्री होती है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कई बच्चे लिख देते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, वो भी गलत होगा। तो आप बैड डेट्स रिकवर्ड लेते हैं, वो भी गलत होगा, नाम लिखेंगे वो भी गलत होगा। यू हैव टू राइट कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। थर्ड, क्रेडिटर्स हैं 40,000 के, यहाँ पे ये रियलाइजेशन अकाउंट है, क्रेडिटर्स हैं 40,000 के, और फर्नीचर है यहाँ पर 38,000 का। अब सामने वाला क्रेडिटर्स कहता है कि ये मुझे फर्नीचर दे दीजिए फुल सेटलमेंट, यानी अभी जो 2,000 भी बचे हैं वो मुझे आप मत दीजिए, मैं नहीं मांग रहा आपसे, मुझे ये एसेट दे दीजिए, एसेट मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये 40 का लग रहा है, दिख रहा है, जबकि है 38 का। तो जब सामने वाला खुश है 2,000 कम लेके, तो फर्म तो फ़ायदे में है, फर्म क्यों मना करेगी। तो यहाँ पर अब उस 2,000 को हमें नहीं पे करना, नो एंट्री। लेकिन अगर लिखा होता कि हाँ बाकी का अमाउंट हमें पे करना है, तो 2,000 पे करते, उसकी एंट्री बनती रियलाइजेशन टू कैश 2,000, ना कि क्रेडिटर्स टू कैश। क्लियर है। अगर पे भी करने को लिखा होता तो रियलाइजेशन टू कैश बनती, बट यहाँ पर क्या है, नो एंट्री। वाई, द रीज़न इज फुल सेटलमेंट। जब भी फुल सेटलमेंट हो नो एंट्री। अगर ये होता कि यहाँ पर क्रेडिटर्स ने फर्नीचर ले लिया इन पार्ट पेमेंट एंड बैलेंस पेड इन कैश, तो वो 2,000 रुपये पे करते, रियलाइजेशन टू कैश। नेक्स्ट डी पॉइंट, लैंड बिल्डिंग को हमने बेचा है 3 लाख में थ्रू अ ब्रोकर, और उस ब्रोकर ने लिया है 2% कमीशन। तो यानी कमीशन काट के ही वो हमें पैसे देगा, तो इसमें से 2% काट दीजिएगा 6,000 रुपये, तो 294 आ गया। उसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट। कई बच्चे लिखेंगे टू लैंड एंड बिल्डिंग, वो बिल्कुल गलत होगा। एसेट का नाम नहीं आएगा बिकॉज वो ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं, उनका नाम रियलाइजेशन हो चुका है, तो वी विल राइट कैश टू रियलाइजेशन। तो बहुत बार मैंने देखा है बच्चों की एंट्री गलत होती है। इस डिस्क्रिप्शन चैप्टर में उनको पता ही नहीं होता कि एसेट बेचने के अंदर रियलाइजेशन अकाउंट यूज़ होगा, लायबिलिटीज़ पे करने में रियलाइजेशन अकाउंट यूज़ होगा, ना कि एसेट और लायबिलिटी का नाम। लास्ट ये पॉइंट है, 500 शेयर्स है कंपनी के पास 40 रुपये के ईच, और उन्होंने ये परचेज़ किए थे 22,000 में, यानी मार्केट में कोई भी शेयर 40 का था, 20,000 का उसने उन्होंने महंगा परचेज़ किया, 22,000 यानी प्रीमियम पे लिया।
और वो कम्प्लीटली राइट ऑफ हो गए बुक से, यानी अब वो इन्वेस्टमेंट्स की उनके हिसाब से कुछ भी वैल्यू नहीं है। एक टाइम पे मान लीजिए कि उसकी वैल्यू 0 थी मार्केट में, उन्होंने अपने बुक से हटा दिए। दीज शेयर्स आर नाउ वैल्यूड 50 रुपीज़ ईच, यानी जब डिसॉल्व हुई उस दिन पता किया तो अरे ये तो 50 रुपये का मार्केट में शेयर हो गया। तो अब ये जो 500 शेयर्स थे उसकी वैल्यू 50 के हिसाब से नाउ यू हैव एन एसेट ऑफ 25,000। तो क्या हो गया, अनरिकॉर्डेड एसेट की तरह हो गया। किन्होंने ले लिया, पार्टनर्स ने ले लिया। कौन से रेशो में, इनका रेशो है 3:2। तो 3:2 में आप डिवाइड करेंगे 5 से करेंगे तो 15 और 10,000, तो एंट्री बन जाएगी, दोनों पार्टनर्स के नाम डेबिट हो जाएंगे। एंड टू रियलाइजेशन, अगेन रियलाइजेशन आएगा, अनीता रवि टू रियलाइजेशन, अनीता रवि टू रियलाइजेशन 25,000, 15,000 और 10,000। यहाँ भी इन्वेस्टमेंट्स का नाम नहीं आएगा, शेयर्स का नाम नहीं आएगा। सो आई होप ये क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स ये है हमारा 9th क्वेश्चन, यानी पार्ट ए जो पेपर का है, लास्ट क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कैसा ये जो एफर्ट हम लोग आपके लिए कर रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है या जो मेहनत कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आपके चेहरे पे स्माइल रहे, तो डू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अगर आप मेंटर्स देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना, बिकॉज ये मॉक पेपर दिलवाएगा 40 में से 40, आई कैन एश्योर यू, और हेल्प करेगा आपके आने वाले CUT एग्जाम में भी। और ये खास का जो 9th क्वेश्चन जो डिज़ाइन किया मैंने, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें मैंने डाले हैं, यानी अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से 2 या 3 बार सॉल्व करते हैं, आपका पूरा इश्यू ऑफ डिवेंचर चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो देखिएगा क्या है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर एक मैक्स नोवा हेल्थ केयर कंपनी है जो बहुत ही टॉप कॉस्मेटिक्स बनाती है इंडिया के अंदर, फाइन। और इसकी एक बहुत ही डेडिकेटेड टीम है और साइंटिफिक अप्रोच है प्रोडक्शन और क्वालिटी के ऊपर। अब इसकी डोमिनेंस है पूरे मार्केट के अंदर अक्रॉस द आयुर्वेदिक, हर्बल एंड स्किन केयर डिवीजन में। द कंपनी वांट टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस ओवरसीज, अभी चाहती है कि इंडिया के बाहर भी एक्सपेंड करे, और फॉर दिस द कंपनी वांट फंड्स, यानी इनको पैसे की जरूरत है कि पब्लिक से लें। तो अभी तक उन्होंने अपना पैसा लगा रखा है और बाहर वालों का पैसा बिल्कुल भी नहीं बोरो किया, इसलिए लिखा है बीइंग अ जीरो डेप्ट कंपनी। जीरो डेप्ट कंपनी मतलब अभी तक ये सिर्फ अपने ओनर्स इक्विटी से चल रही है, फाइन। नाउ उन्होंने डिसाइड किया कि हमें 10 लाख रुपीज़, ये अमाउंट हमें थोड़ा छोटा लिया है ताकि आपको समझाने के लिए, थ्रू द इशू ऑफ 8% डिबेंचर्स इन द फॉलोइंग मैनर, यानी 10 लाख के डिबेंचर्स उन्होंने पब्लिक से पैसा लेना है, अलग अलग ढंग दे रखे हैं और टोटल 10 लाख ही रेस करेंगे, ठीक है ना। और इससे वो पैसा बाहर जो भी प्रोडक्ट वगैरह भेजना है वो यूज़ करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, 3 तरीके। सबसे पहले जो 10 लाख है, पहली ऑप्शन है कि उन्होंने कैश में इशू किए। फेस वैल्यू है यहाँ पर, ये जो फेस वैल्यू गिवन है 5,50,000 है, तो 5,50,000 के फेस वैल्यू के पब्लिक को दिए और पब्लिक ने हमें 90% कैश दिया, यानी 10% डिस्काउंट। आप लिख लीजिए 10% डिस्काउंट। तो 5,50,000 का 10% होता है 50,000 रुपीज़, तो हमें कितने पैसे आए, 4,95,000। तो देखिए कैश हमारे पास 495 आ रहा है। यहाँ बात कर रहे हैं फेस वैल्यू की, यानी 10 लाख फेस वैल्यू होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये 4,95,000 हो गया, हमें कैश रिसीव हुआ। यहाँ देखते हैं वेंडर ऑफ मशीनरी, वेंडर को हमने दिए 2 लाख, यानी एक मशीनरी परचेज करी क्योंकि अब काम बढ़ने वाला है। तो मशीनरी 2 लाख की थी, उसके बदले में पैसा नहीं पे किया, उसके बदले में हमने 2 लाख के डिबेंचर्स दे दिए, पार पे इशू किए। किस पे इशू किए, पार पे। तीसरा, बैंकर्स यानी जो बैंक है उससे हमने एक लोन लिया था 20 लाख रुपीज़ का, यानी आप देख लीजिए 10 लाख तो हम पब्लिक से ले रहे हैं, बैंक से भी हमने लोन लिया 20 लाख का, जिसमें हमने प्रिंसिपल सिक्योरिटी अपनी बिल्डिंग जो बिजनेस के प्रीमाइस है, प्रीमाइस मतलब जो जहां हमारा काम चल रहा है बिजनेस प्रीमाइसेस, वो हमने पूरा वर्थ 22,50,000 का गिरवी रखवा दिया है। उसकी हमें कोई एंट्री नहीं बनानी, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है, कंफ्यूज करने के लिए। बट हमें देखना है कोलैटरल सिक्योरिटी, जो थ्योरी का क्वेश्चन आता है कि कोलैटरल मींस एडिशनल सिक्योरिटी, यानी मैंने बैंक से लोन लिया, अपनी बिल्डिंग गिरवी रखवा दी, वो प्राइमरी सिक्योरिटी है। अब बैंक कहता है मुझे कुछ और गिरवी रखवाओ, तो मैंने अपने डिबेंचर्स गिरवी रखवा दिए, वो कितने, 2,50,000 के। तो अगर आप ऐड करते हैं 5,50,000 प्लस 2 लाख, तो ये होता है 7,50,000 और 2,50,000 ये 10 लाख बनता है। तो जो आपको ऊपर 10 लाख गिवन है वो डिबेंचर्स 10 लाख का मैंने आपको ब्रेकअप बता दिया। क्लियर है, हाँ क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है जो ए और बी है, इन दोनों में केसेस में डिबेंचर्स रिडीम होने 5 साल के बाद 10% प्रीमियम। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे 10% प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी डालना है जब भी कभी कोई एंट्री पूछी जाए या आपसे कोई क्वेश्चन रेज किया जाए कि कितना पैसा वापस करोगे, तो याद रखिएगा 10% भूल मत जाना, 5 साल बाद एक्स्ट्रा देना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, पॉज करके पहले आंसर सोचिए और फिर मेरे आंसर से मैच कीजिए। पहला, हाउ मच एप्लीकेशन अमाउंट विल बी रिसीव फ्रॉम द सब्सक्राइबर व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड फॉर कैश। तो कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा वो मैं आपको आंसर पहले ही निकाल चुका हूँ। देखिए
पहले ही स्टेप में हम निकाल चुके थे कि 5,50,000 में से 10% डिस्काउंट है क्योंकि 90% पे बेचा है, तो 4,95,000 आना था और हमारे पास 4,95,000 आ गया। तो पहले का आंसर तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था, 4,95,000। नेक्स्ट है व्हाट जनरल एंट्री विल बी पास फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स इन ऑप्शन 1। ओके, तो उसी ऑप्शन 1 में यानी यहाँ पे ए में आप क्या एंट्री पास करेंगे डिबेंचर को इशू करने की। तो अब बताइए, पहली एंट्री तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो गया। दूसरा एंट्री क्या बनेगा जब आप इसको इशू करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 495। अब जो डेबिट करना है वो बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रूशल है, आपको आता होगा, बट यहाँ आके कई बार हम उसको गलती कर जाते हैं। क्या, यहाँ पर आपने देखा डिस्काउंट मेरा 10% था यानी 55,000, मेरा डिस्काउंट था 55,000, बट साथ ही साथ में 10% यहाँ पर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी है। क्या है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो अब सोचिए यहाँ पर कि यहाँ पर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी आपको लॉस की फॉर्म में यहाँ डेबिट करना है, येस और नो। तो अब देखिए, बताइए, आपने यहाँ पर 5,50,000 के डिबेंचर्स जो फेस वैल्यू है वो इशू किए और 10% इसका आपने प्रीमियम और रिडम्पशन देना, वो भी 55,000 हो गया। तो 2 लॉस हो गए आपके, यानी स्टार्टिंग में 10% 55,000 डिस्काउंट और 5 साल बाद भी आपने 55,000 प्रीमियम और रिडम्पशन देना है। तो कुल मिला के जो आपका लॉस हो गया, लॉस ऑन इशू, दैट विल बी 1,10,000। तो प्लीज़ नोट कर लीजिए, लॉस जो होगा आपका 1,10,000 हो जाएगा। टू 8% डिबेंचर्स 5,50,000 एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 55,000। यहाँ पे 55 ही आएगा। क्यों आएगा 55? क्योंकि नीचे सिर्फ प्रीमियम आएगा, यहाँ पे प्रीमियम और जो लॉस था, जो डिस्काउंट था, वो दोनों क्लब कर दिया आपने। क्लियर है? चलिए, तो सेकंड एंट्री क्या बनेगी, लिख लीजिए, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 4,95,000, लॉस ऑन इशू डेबिट 1,10,000, टू 8% डिबेंचर 5,50,000 एंड टू प्रीमियम रिडम्पशन 55,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट एंट्री विल बी पास फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर इन ऑप्शन 2। ओके, ऑप्शन 2 है मशीनरी के बदले हमने क्या दिया, उसको वेंडर को डिबेंचर्स दे दिए। तो अब मुझे बताइए, जब आप डिबेंचर्स देते हैं वेंडर को तो एंट्री बनाते हैं वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। तो कितने बच्चे ये मानेंगे कि वो मन में एंट्री बना चुके हैं कि 2 लाख का 2 लाख में देना है, तो उन्होंने वेंडर टू 8% डिबेंचर्स एंट्री बना ली 2 लाख रुपीज़ की। अगर आप कहते हैं हाँ बना ली, तो जल्दी से नीचे चैट बॉक्स में लिख देना, मैं पढ़ लूँगा, हाँ सर हमने बना ली, ऑनेस्टी के साथ। और अगर ये बना ली है तो ये आंसर रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? बिकॉज आपने वो ध्यान से बात नहीं सुनी जो मैंने कहा कि यहाँ भी 5 ईयर्स के बाद 10% प्रीमियम देना है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो आप कहेंगे सर क्या वेंडर वाले क्वेश्चन में भी हम यहाँ वो लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स और यहाँ पर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन? हाँ मेरे बच्चों, यहाँ भी लिखेंगे। तो यहाँ भी आप 10% लिखेंगे, तो 10% कितना हो जाएगा हमारा 2 लाख का 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। तो ये एंट्री आपकी बन जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू डेबिट टू 8% डेबिट, ये क्रेडिट हो जाएगा, एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है आपकी एंट्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, स्टेट द टोटल अमाउंट ऑफ लॉस डेबिटेड। कितना लॉस आपने डेबिट किया ऑप्शन 1 एंड 2 में? तो ऑप्शन 1 में तो 1,10,000 था और यहाँ पर 20,000 हो गया। तो बताइए कितना होगा, 110 और 30 कितना 20 कितना हो जाएगा, 110 प्लस 20 इज इक्वल टू रुपीज़ 1,30,000 और ये होगा मेरा टोटल लॉस। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया, लॉस मेरा 1,30,000 हो जाएगा। लास्ट एंट्री, व्हाट जनरल एंट्री इज पास टू इशू द डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। और ये सबको आनी चाहिए एंट्री कि हमने डिबेंचर्स तो दिए, तो 8% डिबेंचर, बट हमने पैसा नहीं लिया उनसे बिकॉज हमने सिर्फ सिक्योरिटी जमा कराई है। तो अब एंट्री कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करने के लिए 11th क्लास में बताया था ना कि जो ट्रायल बैलेंस ना टैली करे तो हम सस्पेंस अकाउंट यूज़ करते थे। तो ये भी एक सिंगल अकाउंट तो आपने क्रेडिट कर दिया, तो अब ट्रायल बैलेंस टैली करेगा नहीं इस एंट्री के बाद, तो यहाँ पर डेबिट करना पड़ता है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो एंट्री क्या बनती है हमारी लास्ट पॉइंट की, डिबेंचर सस्पेंस टू 8% डिबेंचर, और ये हमारी एंट्री बन जाएगी कोलैटरल सिक्योरिटी की। क्या ये क्लियर है आप सभी को? तो ये हमारे 9 क्वेश्चन पार्ट ए के हो चुके हैं, यानी यहाँ तक आपने पूरा का पूरा एनपीओ, पूरा पार्टनरशिप जो रिटायरमेंट है डिसोल्यूशन कर लिया। और अब चलते हैं एनालिसिस बुक के पास, जहाँ पर कि हम कैश फ्लो करेंगे, कंपैरेटिव करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट बी का। यहाँ देखते हैं क्या क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ पे लिखा है व्हाई इज सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग
एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, और बी पार्ट में है पेड 12 लाख टू एक्वायर शेयर्स इन अकाउंट्स गुरु लिमिटेड एंड रिसीव अ डिविडेंड ऑफ 80,000 आफ्टर एक्वेशन, व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट ऑफ द अबव ट्रांजेक्शन। तो ये 2 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। तो चलिए क्या रहेगा पहले का आंसर, वाई इज सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इंपॉर्टेंट वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए जिन्होंने रटाफिकेशन नहीं, इन्वेस्टिंग को समझ के पढ़ा है, टीचर्स की बात ध्यान से पढ़ी है, ऐसे भी क्वेश्चन पेपर स्पॉयलर्स थियोरेटिकल आ सकते हैं, बिकॉज हॉट्स और एप्लीकेशन इसी को हम लोग कहते हैं। तो बताइए क्या है आपका आंसर, लिखिए चैट बॉक्स में, फिर मैं आपका आंसर पढ़ता हूं और फिर बताता हूं अपना आंसर। तो आंसर क्या है, आंसर लिखेंगे बिकॉज कि क्यों जरूरी है अलग से इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को दिखाना, बिकॉज दे रिप्रेजेंट टू विच एक्सटेंड इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन मेड फॉर रिसोर्सेज लाइक मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग और योर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स इंटेंडेड टू जनरेट फ्यूचर इनकम एंड कैश फ्लो। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के बारे में पता लग जाता है, कितना वो सीरियस है, कितना उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो अगर इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब ये बिजनेस फ्लरिश कर रहा है, बहुत डिमांड आ रही है प्रोडक्ट की और आगे ये एक्सपेंशन मोड में है। तो ये इसका आंसर। देखते हैं 10th का बी पार्ट, और यहाँ पर जो बी पार्ट है साफ साफ लिखा है कि इस कंपनी ने अकाउंट्स गुरु लिमिटेड के शेयर्स परचेज किए हैं। फाइन, अगर शेयर्स जो परचेज किए हैं डेफिनेटली पैसा गया होगा, तो ये माइनस होगा 12 लाख रुपीज़ का आउटफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और जो उस इन्वेस्टमेंट्स पे डिविडेंड मिला है वो है 80,000 रुपीज़ का, वो है इनफ्लो। तो यहाँ पर कुल मिला के हम देखें, सो 12,000 वॉज नेगेटिव फिगर, दैट इज द आउटफ्लो, एंड प्लस 80,000 वॉज द इनफ्लो। तो अगर हम देखें टोटल हमारा कितना आ रहा है, 11,20,000 नेट इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये रहेगा इसका आंसर। इस तरह का 10th क्वेश्चन आपका आने वाला है। तो 10th क्वेश्चन में बहुत सारी ऑप्शन होती है, हम आपसे डिफाइन कैश पूछ लेते हैं, डिफाइन कैश इक्विवेलेंट पूछ लेते हैं, कोई भी 2 ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग बताइए, डिफाइन ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग बताइए, व्हेन डज कैश फ्लो, या बोलेंगे कैश पेड इनटू बैंक या कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक बताइए, इनफ्लो आउटफ्लो है या नहीं है। इस तरह का 10th क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का आने वाला है। तो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा, और बेसिकली मैंने देखा है 2 में से 2 आपके आने अगर आपने पूरे साल सुना है टीचर्स को। 11th क्वेश्चन 3 मार्कर का, अगेन जितने बच्चों को लगता है ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया, ये तो इजी क्वेश्चन आ गया, इसको तो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं है, और मैं कहूँगा यहीं आप गलत करने वाले हैं। ऐसे ऐसे टॉपर्स हैं जहाँ पर उनके जो 3 मार्क्स में से 1 मार्क आते रहे हैं। अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन आता था तो 1 मार्क आते थे। क्यों? बहुत ब्लंडर मिस्टेक्स करके आते हैं, बिकॉज ये ईजी है। ये वैसे ही है कि बैट्समैन कई बार उस बॉल पे आउट हो जाता है जहां पर वो 6 मारने वाली बॉल होती है, फुल टॉस बॉल, क्योंकि वो कैजुअल हो गया। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखने हैं और गलती नहीं करनी। तो सबसे पहले तो एग्जामिनेशन हॉल में जाके आपने ये देखना है कि यहाँ पर जो ईयर्स हैं वो 2019 एंड 2021 ये है, प्रीवियस ईयर ये है और करंट ईयर ये है। तो यहाँ पे हम 8 लाख लिख देंगे, ऐड अदर इनकम कर देंगे, टोटल इनकम आ गया। अब बात आती है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की। यहाँ पर अलग अलग परसेंट है। आप क्या करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, इन 2 आइटम के लिए तो आपने लिख दिया प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, और आपने कॉपी कर दिया 8 लाख, 1 लाख, ये 12 लाख है, 2 लाख कर दिया। बट जैसी बात आएगी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की जैसी बात आएगी, अगर आपसे पूछूं बताइए कितना है, तो 10 में से 3 बच्चे ये 60% लगा देंगे प्रीवियस ईयर में और 50% लगाएंगे करंट ईयर में। दिस विल बी द मिस्टेक। अगर आपके चेहरे पे स्माइल आ गई है तो बताइए हाँ सर कि ऐसी मिस्टेक मैं कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में हाँ सर ये बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो फोकस करता है स्टार्टिंग में, कंसंट्रेट करता है, बट जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है वो ट्रैप हो जाता है क्वेश्चन जो एग्जामिनर ने बनाया है। तो यही क्वेश्चन जो मैंने बनाया है स्पेशली इसीलिए कि आप ट्रैप हो यहाँ पर, ठीक है। फिर बात आती है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की, तो ये 20% है, 20 है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ 20 एंड 15%, वट एवर, बिकॉज इट्स अ थियोरटिकल क्वेश्चन जो हम चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। और लास्ट में आता है इनकम टैक्स रेट, यहाँ सेम होनी चाहिए, बट यहाँ भी हमने देखा सीबीएसई में वो थियोरटिकली चेंज करके दे सकते हैं 50, 40, तो वो जो 40 लगेगा पहले, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। फाइन, तो ये कंपैरेटिव का क्वेश्चन है, आई होप आप इसको अच्छे से कर लेंगे। इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, उसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को टोटल कर लेंगे, टोटल एक्सपेंस आएगा, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर देंगे, और फिर आएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आने के बाद हम माइनस करेंगे टैक्स की परसेंटेज, और फिर आ जाएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आई होप ये क्लियर है सबको, और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। और यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने अभी बताया है आपको, वही यहाँ पर है 8 लाख, 12 लाख, 1 लाख, 2 लाख ये है। और यहाँ पर जो आप निकालेंगे एब्सोल्यूट चेंज, वो निकालते हैं हम करंट ईयर माइनस प्रीवियस, यानी 12 लाख माइनस 8 लाख, 4 लाख,
2 लाख माइनस 1 लाख 1 लाख। तो यहाँ पर अगर हम इसको बोलें ए, ये हो गया नोट बी, सी, डी, तो यहाँ पे जो ई है वो है डी माइनस सी। जैसे मर्जी आप ले सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, बट आपको ये पता हो कि ये प्रीवियस ईयर होना चाहिए और ये करंट ईयर होना चाहिए। उसके बाद 14 लाख माइनस 9 लाख 5 लाख, 7 लाख 20 माइनस 450 270, 1 लाख 44 माइनस 90 54, इसको माइनस किया 324 170 से 88 और ये आ गया। अब परसेंटेज ये कैसे निकालेंगे हम लोग? एब्सोल्यूट चेंज अपॉन द बेस ईयर, द प्रीवियस ईयर इनटू 100। फाइन, तो ये आपका 50 आ गया। इसी तरह से 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख 100% आ गया एंड सो ऑन। तो हर एक का आप निकालेंगे और अगर किसी का नेगेटिव आ रहा है तो वो परसेंटेज भी किस में हो जाएगी? नेगेटिव में। तो ये कंपैरेटिव का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन हम चॉइस में एक्सपेक्टेशन है हमारी कि ये जरूर आएगा। देखते हैं इसका और पार्ट। और जो और पार्ट है वो है हमारा कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो देखिए यहाँ भी कॉमन सेंस बैलेंस शीट के अंदर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत चाहिए। कैजुअल मत हो जाना कि यहाँ पर भी आपको पहले प्रीवियस से लिखना है और फिर करंट ईयर लिखना है, और हर आइटम को अगर प्रीवियस से ले रहे हैं तो हर आइटम को उसके टोटल ऑफ द बैलेंस शीट से डिवाइड करना है। तो यानी 8 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, 3 लाख अपॉन 20, 6 अपॉन 20, 3/20, और इसमें हर एक को 25 लाख का बेस मानना है। तो आपने आइटम पढ़ लीजिए, बहुत सरल है। यानी अब जो अगले दो कॉलम बनने वाले हैं वो बनने वाले हैं दोनों परसेंटेज के, यानी 2020 एंड 2021 का। सेम विद द एसेट्स, जो आप एसेट्स का बनाएंगे यहाँ पर वो भी सेम इसी तरह से टोटल पे लेंगे। यानी यहाँ पर जो एसेट्स गिवन है नॉन करंट और करंट एसेट्स, हर में टोटल 25 लाख से डिवाइड करेंगे या फिर 20 लाख से। तो ये रहेगा कॉमन साइज का। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 2020-21 का सारे वही पहले दो कॉलम तो बिल्कुल सेम है। इक्विटी लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट, करंट सेम है। बट यहाँ पे हमने परसेंटेज निकाला है, तो वो परसेंटेज कैसे निकला होगा? 8 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, 3 लाख अपॉन 20, ये सारे परसेंट ऐसे निकले हैं। ये 9 लाख बाई 20, 7 लाख बाई 20, 4 लाख बाई 20, ये सारे परसेंट, और 100 बेस जिसको लेते हैं वो 100 होता है, बिकॉज 20 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100 वो नेचुरली 100 होगा। सेम वे 12 लाख बाई 20 लाख, 4 लाख बाई 25 लाख करके ये सारी परसेंटेज आ जाएंगी। और देख लीजिए क्या आपका आंसर टैली कर रहा है हमारे आंसर के साथ। तो ये इनिशियल आपको बता दूं लगता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, 8-10 मिनट तक लगते हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन भी हो सकती है। तो अगर टाइम कम है आपके पास तो फॉर्मेट के बिना भी जल्दी से बना के, मोर इंपॉर्टेंट इज द परसेंटेज निकालना, या जो लास्ट के दो कॉलम होते हैं एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो जल्दी से बना देना तो आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब ये है क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। इससे पहले हमने क्वेश्चन 11 किया कंपैरेटिव कॉमन साइज का। चॉइस थी वहाँ पर, इसमें कोई चॉइस नहीं है, 5 मार्क का है और ये शॉर्ट आएगा। ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है, सिर्फ ऑपरेटिंग पूछ सकते हैं, सिर्फ इन्वेस्टिंग पूछ सकते हैं, सिर्फ फाइनेंसिंग पूछ सकते हैं, तीनों भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तीनों एक्टिविटीज़ का लिया है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सारी एडजस्टमेंट्स आप देखेंगे और जो अकाउंट्स हमने बनाने हैं उससे पूरा का पूरा कैश फ्लो आपका रिवाइज हो जाएगा। तो ये मॉक पेपर 1 इसलिए बनाया गया ताकि आपका पूरा कम टाइम में पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएं। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन, और साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा कौन सी आइटम कहाँ हेड में जाने वाली है और किस तरह से रीड करना है, द बेस्ट वे टू रीड द कैश फ्लो क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आप, ये बैलेंस शीट का सेट फॉर्मेट है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर ये बैलेंस शीट आती है तो आपको शेयर होल्डर्स फंड ही दिखाई देगा, तो फील हैप्पी, यहाँ पर कोई चेंज सीबीएसई नहीं कर सकती। नॉन करंट लायबिलिटी होगा, करंट लायबिलिटी होंगी, जहाँ पर हमने अपने वेरियस एक्रोनिम से बता रखा है। टॉस यानी चारों आइटम यहाँ पर आएंगी। नॉन करंट लायबिलिटी में ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन आता है, इसके अलावा हम नहीं देते। यहाँ पर शेयर कैपिटल रिजर्व देंगे और कुछ नहीं आएगा। तो पहले बैलेंस शीट को समझ लीजिए कि कैश फ्लो की इसी तरह से आनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मार्क कर लीजिए, यहाँ आता है ये फाइनेंसिंग होता है, और जिसका नोट गिवन है, इसका मतलब ये फिगर काम की नहीं है, नोट्स की काम है। दोबारा सुन लीजिए, हो सकता है ये नोट 1 में नीचे जाके मैं आपको इक्विटी शेयर अलग दे दूं, प्रेफरेंस शेयर्स अलग दे दूं। हो सकता है इक्विटी शेयर बढ़ रहे हो तो इशू हो, प्रेफरेंस शेयर्स गिर रहे हो तो वो रिडम्पशन हो, तो यू नेवर नो। तो प्लीज़ समझ जाइए कि यहाँ पर जब भी नोट लिखा हो, इसका मतलब नीचे वाली आइटम नोट्स में इंपॉर्टेंट है, ये फिगर्स इंपॉर्टेंट नहीं है मोस्टली। सेकेंड, रिजर्व सरप्लस का भी नोट है, क्योंकि हो सकता है नीचे जाके हमें रिजर्व सरप्लस में आपको एसओपीएल यानी सरप्लस दे दें, यानी नेट प्रॉफिट दे दें, साथ में आपको जनरल रिजर्व दे दें, तो कुछ भी पॉसिबल है, अभी नीचे देखेंगे। देन नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग, अगेन लॉन्ग टर्म में देखना पड़ेगा कि डिबेंचर्स हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, बैंक लोन है, क्या चीज़ गिवन है वो देखेंगे नोट में। एंड देन लास्ट है हमारा करंट लायबिलिटी साइड पे शॉर्ट टर्म बोरिंग, अगेन ये देखेंगे इसमें नोट में क्या गिवन है। शॉर्ट टर्म बोरिंग नॉर्मली बैंक को वो ड्राफ्ट गिवन होता है और उसको हम फाइनेंसिंग मानते हैं। ट्रेड पेबल वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन यानी प्रोविजन फॉर टैक्स, देखेंगे कि हमें इसके बैलेंसेस गिवन है या नहीं, यानी नीचे एडजस्टमेंट गिवन है या नहीं। अगर नीचे एडजस्टमेंट नहीं गिवन होती तो हम इन्हीं दोनों फिगर्स को शो करते हैं कैश फ्लो में। कैसे मानते हैं कि लास्ट ईयर वाला पेड होता है, करंट ईयर वाला मेड होता है,
उसी तरह से। बट अगर नीचे कुछ एडजस्टमेंट गिवन है देन वी विल ओपन द प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। एंड लास्ट है अदर करंट लायबिलिटीज, तो ये सब गिवन है, ये फाइनेंसिंग में जाएगा, ये जाएगा आपका ऑपरेटिंग में, लॉन्ग टर्म बोरिंग फाइनेंसिंग में, शॉर्ट टर्म बोरिंग फाइनेंसिंग में, वर्किंग कैपिटल चेंजेस अगेन ये ऑपरेटिंग से रिलेटेड है टैक्स, एंड दिस इज ऑल्सो ऑपरेटिंग। तो ये मेन आपने हाईलाइट कर लिया मेन फिगर। चलिए देखते हैं नीचे एसेट साइड पे देखेंगे, नॉन करंट एसेट्स टैंजिबल एसेट्स बढ़ रहे हैं और नोट भी गिवन है, देखेंगे डिटेल में क्या है, कितने गिवन है नॉन करंट एसेट्स, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। इनटैंजिबल एसेट्स यानी गुडविल बढ़ रही है, और जब गुडविल बढ़ती है तो आप सब जानते हैं कि ये परचेज गुडविल है, पैसा आपने पे किया होगा, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट खर्च किया है, ये जाएगा इन्वेस्टिंग के अंदर माइनस होगा, तो आप नोट कर लीजिए। देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है मार्केटेबल सिक्योरिटी, तो ये और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों के दोनों लास्ट में स्टेप नंबर जब हम लास्ट में करते हैं डी और ई स्टेप निकालते हैं कि ए प्लस नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तब ये लास्ट में जाके स्टेप 4 पे होता है, इक्वल टू द क्लोजिंग आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पर ओपनिंग कितना रहेगा वो मार्क कर लीजिए 160 एंड 15, तो ये कितना हो गया 2,65,000। और अगर आप हमसे पूछे सर आंसर कितना है कैश फ्लो का, सो 290 प्लस 260 यानी 550 इज द नेट आंसर जो आपका आना चाहिए। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपके जहन में हो कि कितना ऐड करना है ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट और कितना क्लोजिंग मेरा आंसर आएगा, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये आपका आंसर आपको पता होता है। देन इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस मिलेंगे। अब देखते हैं एडजस्टमेंट्स। देखिए जैसे मैंने कहा था नोट 1 में यहाँ शेयर्स हैं, ये बढ़ रहे हैं तो फाइनेंसिंग में प्लस, ये 1 लाख से गिर रहा है तो फाइनेंसिंग में माइनस। ये ब्यूटी है नोट की, ध्यान से पढ़ना चाहिए। रिजर्व सरप्लस में भी सेम वही बात है, जनरल रिजर्व और बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है, ये बढ़ रहा है 2 लाख से, यानी 2 लाख से बढ़ने का मतलब जनरल रिजर्व हमारे पास आ रहा है पैसा, तो ये हम ऐड करेंगे जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे। और जो हमारा एसओपीएल है यानी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट, अगर हम देखें 50,000 नेगेटिव है 2020 में, तो अगर हम नंबर लाइन सिस्टम करें तो 50,000 रुपये हमारे नेगेटिव हैं प्रीवियस ईयर में, और करंट ईयर में हमारे पास है 4,50,000। अब सोचिए यहाँ से 4,50,000 पहुँच गए प्लस में, मैं इसके साइन हटा दूँ कहीं आपको कन्फ्यूजन हो कि सर ये 4,50,000 में ब्रैकेट है, तो ये 4,50,000 प्लस में है। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ आने में आपने पहले जीरो पे आए होंगे, 50,000 कमाया होगा, और फिर 50 के साथ 4,50,000 और कमाया, तो आपका तो प्रॉफिट हो गया 5 लाख। तो ये नेट प्रॉफिट हमारा 5 लाख होगा, ये ध्यान रखिएगा। और उसमें जनरल रिजर्व 2 लाख ऐड कर देंगे जब अभी हम वर्किंग नोट बनाएंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में यहाँ 1 लाख से 5 लाख हो गया, ये भी इंक्रीज कर गया, तो ये भी फाइनेंसिंग में प्लस होगा। और 9% डिबेंचर्स नॉर्मली हम देते हैं 1 लाख ओपनिंग पे। अगर ये डिबेंचर्स 4 लाख जो इंक्रीज हुए हैं, इसकी डेट गिवन हो, मान लीजिए 1 अक्टूबर, तो वहाँ पे 6 महीने का भी इंटरेस्ट देंगे, जो डिफरेंस है 4 लाख उस पर भी हम इंटरेस्ट देंगे, और फिर इंटरेस्ट ऐड करके टोटल इंटरेस्ट ऐड होगा ऑपरेटिंग में और फाइनेंसिंग में माइनस होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा फाइनेंसिंग होता है, तो ये जो 10,000 हो गया फाइनेंसिंग में प्लस कर देंगे। और लास्ट है हमारे पास टैंजिबल एसेट्स, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग, ये अगर बढ़ रहे हैं तो इन्वेस्टिंग माइनस होता है, लेकिन अगर अकाउंट नीचे इन्फॉर्मेशन गिवन होगी तो अकाउंट बनाएंगे, फिर इन दो का बस अकाउंट में डालने के बाद और कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। एंड देन बिल्डिंग 7 लाख से 10,50,000 हो रही है, बढ़ रही है तो परचेज होगी, या फिर अभी नीचे एडजस्टमेंट देखते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको बता ही दिया मैंने कि ओपनिंग ऐड करेंगे अलॉन्ग विद द करंट इन्वेस्टमेंट, तो क्लोजिंग के बराबर आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं नीचे एडजस्टमेंट्स को। नीचे एडजस्टमेंट्स एंड डिविडेंड प्रपोज फॉर द ईयर 1920 एंड फॉर 2021 और 40 एंड 60,000। देखिए आप सब जानते हैं, एक तो है रट्टाफिकेशन कि जब भी प्रपोज गिवन हो प्रीवियस ईयर का लेके इसको ऐड कर दीजिए और माइनस कर दीजिए। ऐड कर दीजिए कहाँ पे, जब आप निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में यानी एनपीबीटी, और फाइनेंसिंग में माइनस कर दीजिए, तो इसको करेंटी को इग्नोर कर देंगे। और कॉन्सेप्चुअल वाइज देखें तो क्या है, 60 तो इस साल हमें प्रपोज किया, अभी तक डिक्लेयर भी नहीं किया, तो इसको तो कुछ भी नहीं करना। जो लास्ट ईयर हम प्रपोज कर रहे थे वो डिक्लेयर हो गया एजे में, और अब यही हमें पे करना है। तो ये वाला जो 40,000 है इसको हम पेड और मेड मानेंगे और ऐड करेंगे एनपीबीटी निकालने में, वर्किंग नोट्स अभी बना के दिखाएंगे, एंड देन माइनस करेंगे फाइनेंसिंग में। बाकी की एडजस्टमेंट देख लेते हैं। पहली दो एडजस्टमेंट्स हैं आपकी प्लांट मशीनरी से रिलेटेड, एक है डेप्रिसिएशन 60,000 की। आप सब जानते हैं मशीनरी अकाउंट बनता है और मशीनरी में डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे आती है। वाई? बिकॉज मशीनरी जब गिरती है तो क्रेडिट होती है, तो पहला गिरना होता है बिकॉज ऑफ द यूसेज, दैट इज अ डेप्रिसिएशन, इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। यहाँ पर मशीनरी कॉस्टिंग है 40,000, उसको यूज़ कर लिया है हमने 24,000, तो 40,000 में से 24,000 माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू आ गया 16,000। तो प्लीज़ रिमेंबर कॉस्ट माइनस डेप्रीशिएशन इज बुक वैल्यू, ये पहले आपको याद होना चाहिए। कॉस्ट माइनस डेप्रीशिएशन इज बुक वैल्यू, और इसमें से अगर हम 8,000 माइनस करते हैं तो 8,000 का हमारा आ गया लॉस। अगर एंट्री की बात करें तो एंट्री होती है बैंक डेबिट, लॉस डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, तो यहाँ पे 16,000
8,000 का हमारा सेल, 8,000 का लॉस, तो ये बाय बैंक और बाय लॉस मशीन के क्रेडिट पे जाएगा। तो मशीन के क्रेडिट साइड पे 3 चीज़ें आती हैं जिनसे मशीन गिरती है। पहला है डेप्रिसिएशन, दूसरा है सेल और तीसरा है लॉस। अगर प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट मशीन के डेबिट पे आ जाएगा और बैलेंसिंग फिगर आती है टू बैंक। क्या ये क्लियर है? अभी मशीन अकाउंट बना के दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पर न्यू डिबेंचर्स जो हमने कहा था 4 लाख डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं, वो 1 अक्टूबर को इशू हो रहे हैं। तो उस 4 लाख डिबेंचर्स पे भी आप इंटरेस्ट देंगे कितना? 6 मंथ्स का, जो भी परसेंटेज है उस पर 6 मंथ्स का देंगे और ऐड कर देंगे। एंड लास्ट थिंग क्या है, यहाँ पे टैक्स पे किया गया है 60,000। अब जो टैक्स पे किया है 60,000, यहाँ पर हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स था। देखिए 9% डिबेंचर्स मैं बता दिया, इस 1 लाख पे 9% लगाएंगे आप पूरे 12 महीने का, और जो इंक्रीज हुआ है 4 लाख, उस 4 लाख पे 9% लगाएंगे 6 मंथ्स का। क्लियर है? और जो टोटल आएगा उसको ऐड करके ऑपरेटिंग में दिखाएंगे और फिर बाद में फाइनेंसिंग माइनस करेंगे। तो अभी देखते हैं टैक्स की बात मैं कह रहा था, वहाँ टैक्स में आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन में गिवन था प्रोविजन फॉर टैक्स, यस ये आ गया। और प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग है 65, क्लोजिंग है 80, तो इसका अकाउंट खुलेगा। तो अकाउंट खोल के हम क्या निकालेंगे? मिसिंग फिगर, पेड गिवन है तो हम निकालेंगे प्रोविजन मेड। तो ये सब करते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, नहीं लिया तो पीछे आके लीजिए। और चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप इसमें अकाउंट बनाएं मेरे साथ। तो सबसे पहले अकाउंट बनाते हैं प्लांट मशीनरी का, और यहाँ पे एक ही अकाउंट बनने वाला है बिकॉज यहाँ पे कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस नहीं गिवन, इसलिए वी विल स्टार्ट विद द प्लांट एंड मशीनरी का सिंगल अकाउंट। सो दिस इज द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। सबसे पहले आप बताएंगे ओपनिंग बैलेंस कितने हैं, यानी हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है टू बैलेंस बीडी में, बाय बैलेंस सीडी में। तो आप देखेंगे सर 1,20,000 तो मेरे को ओपनिंग दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है, आपका सही बोला आपने, और क्लोजिंग 2,30,000 दिख रहा है। अब क्रेडिट साइड में आपकी 3 चीज़ें आती हैं, मैंने बताया था। पहला डेप्रिसिएशन होता है, दूसरा सेल होता है, उसको आप लिखते हैं बैंक, और तीसरा होता है आपका लॉस ऑन सेल, आप इसको SOPL के नाम से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर डेप्रिसिएशन पूरे साल का, पूरी मशीन का 60,000 था, सेल हमने देखा था 8,000 था, और 8,000 ही लॉस था। सबको ऐड कर लीजिए, ये बन गया हमारा 3,06,000। यहाँ पर 120 माइनस कर दीजिए, जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा वो आएगा मशीनरी बढ़ने का। और मशीन बढ़ती कब है? जब हम परचेज करते हैं, तो टू बैंक अकाउंट, और ये हमारा आ गया बैलेंसिंग फिगर, इसको बोलते हैं परचेज। अब एक बात ध्यान रखिएगा, बच्चा इन्वेस्टिंग के लिए परेशान क्यों होता है, उसको पता नहीं है कॉन्सेप्ट कि BD/CD तो हमने यहाँ डाल दिया, अब उन 2 बैलेंस का काम नहीं है। अब आपका इन्वेस्टिंग सिर्फ और सिर्फ निकलेगा इस बाय बैंक और टू बैंक से। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बैलेंसिंग फिगर 3,06,000 में से 120 माइनस करते हैं तो यू विल गेट 1,86,000। तो ये इन्वेस्टिंग में आपको माइनस करना है और ये इन्वेस्टिंग में प्लस करना। तो ये 2 इन्वेस्टिंग की एक्टिविटी आपकी आ गई है। और देखिए डेप्रिसिएशन, ये हमारा चार्ज ड्यूरिंग द ईयर होता है। ये डेप्रिसिएशन हमेशा याद रखेगा, ये फुल ईयर डेप्रिसिएशन होता है। फुल ईयर का मतलब हो गया कि ये सोल्ड पार्ट नहीं है। अभी आपने देखा था एक एसेट बेचा था, उसके एक पार्ट पे हमने डेप्रिसिएशन लगाया है, वो सिर्फ उस छोटे से पार्ट पे, वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। तो दिस 60,000 इंक्लूड्स द सोल्ड पार्ट डेप्रिसिएशन। तो कई बच्चे पूछते हैं कि सर उस डेप्रिसिएशन को भी ऐड करेंगे क्या? अरे भैया, ये आपकी फैमिली की इनकम गिवन है, टोटल फैमिली की 5 मेंबर की। तो अगर अलग से ब्रदर की एक इनकम गिवन है तो दोबारा नहीं ऐड करेंगे, इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन इट। तो यहाँ पर सोल्ड पार्ट मिला होता है तो हम पूरे डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे ऑपरेटिंग के अंदर। बैंक जाएगा इन्वेस्टिंग में और लॉस भी जाएगा ऑपरेटिंग में प्लस। अगर लॉस के बदले प्रॉफिट होता तो वो प्रॉफिट यहाँ पे आता डेबिट साइड पे टू प्रॉफिट ऑन सेल, और उसको हम करते ऑपरेटिंग में माइनस। तो आई होप ये मशीन अकाउंट आपको समझ आ गया। जल्दी से आप नोट कर लीजिए मेरे साथ साथ, ताकि आप सॉल्व कर लें अपने रजिस्टर में और कहें वाओ मज़ा आ गया, पूरा पेपर हमने अकाउंट्स के साथ सॉल्व कर लिया और अब हमें कॉन्फिडेंस बन गया। नेक्स्ट देखते हैं अकाउंट हमारा है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कब बनेगा? जब आपको 3 चीज़ें गिवन हो। पहले तो ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस इसका हमेशा आता है क्रेडिट साइड पे। वाई? बिकॉज ऑल लायबिलिटीज हैव क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस, और मशीन का आया था डेबिट बिकॉज वो एसेट था, तो एसेट का हमेशा डेबिट होता है। टू बैलेंस CD। तो मुझे बता दीजिए ओपनिंग बैलेंस कितना है टैक्स का, अगर आप क्वेश्चन जल्दी से देखिए बताएं। तो यस सर 65,000 है, और क्लोजिंग हमारा था 80,000। अब यहाँ पर 2 जगह बचती है, यहाँ और यहाँ। आपको ध्यान रखना है टैक्स पे करने से कम होता है प्रोविजन हमारा, इसलिए पेमेंट हमेशा डेबिट साइड पे आएगी टू बैंक। लायबिलिटी जब भी गिरती है तो डेबिट होती है, तो इसलिए याद रखिएगा पेमेंट हमेशा यहाँ आएगा। तो टैक्स पेड हमें गिवन था
वो था हमारा 60,000, तो 60,000 में ले लिया, 6 और 8 ये होता है 140, और यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ गया 140 माइनस 65, ये होता है 75,000। इसको क्या लेंगे आप, लेंगे SOPL यानी प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो प्रोविजन है ये हमारा NPBT में ऐड होगा, यानी जब हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वर्किंग नोट में, उसमें ऐड होगा। और ये जो टैक्स पेड है ये ऑपरेटिंग में माइनस होगा। कहाँ से? जब हम निकाल लेते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसके बाद हम करते थे लेस टैक्स पेड एड इनकम टैक्स रिफंड। तो ये जो टैक्स पेड और रिफंड का स्टेप था वो यही कैश जनरेट के बाद होगा, और यही 60,000 यहाँ पर माइनस होगा। आई होप इट इज़ क्लियर। तो देख लीजिएगा, मैं दोबारा से आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि येस, कैश जनरेटेड में से माइनस टैक्स पेड होता है और ऐड इनकम टैक्स रिफंड, तो इसी स्टेप में ये टैक्स पेड का हो जाएगा। सो आई होप ये आपको अकाउंट समझ आ गया। तो ये 2 अकाउंट हमने बना दिए आपके, जो बहुत जरूरी थे। अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ NPBT यानी जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो कैसे निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो सबसे पहले यहाँ क्या लेंगे हम लोग, लेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो हमें प्रॉफिट गिवन है। और हमने देखा था 50,000 नेगेटिव था, उसमें हमने 4,50,000 ऐड किया था, और हमारा आंसर आ चुका था कितना, 5 लाख रुपीस। येस और नो? येस, बिल्कुल आपने सही कहा। अब हम इसमें ऐड क्या करते हैं, हमने आपको बता रखा है 4 चीज़ें हमारी ऐड होती हैं। ऐड पहले होता है हमारा जनरल रिजर्व, फिर ऐड करते हैं हमारा इंटरिम डिविडेंड, वो है नहीं, फिर ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, और कौन सा वाला, मेड वाला, मेड ड्यूरिंग द ईयर, जो अभी हमने निकाला है बैलेंसिंग फिगर। और अगर मेड गिवन होता तो बैलेंसिंग फिगर पेड आता, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 3 चीज़ें हमने कर ली है। तो जनरल रिजर्व की अमाउंट आपकी कितनी थी ये बताइएगा, 2 लाख थी, देख के बताइए। येस सर, 2 लाख है। उसके बाद हमने जो प्रोविजन फॉर टैक्स किया, जो मेड आया था, अभी हमने अकाउंट बनाया था, बैलेंसिंग फिगर वहाँ 75 आ रही थी। चेक कर लेते हैं क्या 75 थी। येस सर, 75 थी, बहुत बढ़िया। तो अगर 75 एग्जाम में गिवन हो तो बैलेंसिंग फिगर 60 आता है। याद रखिएगा, पेड है तो मेड निकलता है बैलेंस, और अगर मेड है तो पेड आएगा, वाइस वर्सा। और एक चीज़ और बच गई है, क्या, प्रोपोज्ड डिविडेंड। ये जो प्रोपोज्ड डिविडेंड है ये हमेशा प्रीवियस ईयर का आएगा, और यहाँ पर ये गिवन था 40,000। सबको ऐड कर लीजिए, 5 और 2 7, 7 and 8 लाख 15,000 मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। एक बार ये 8 लाख 15 आ गया, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई रिफंड ऑफ टैक्स नहीं था, अगर होता तो हम यहाँ पे इसको माइनस करते। तो चलिए, 2 अकाउंट हमने बना लिए, एक वर्किंग नोट कर लिया। तो इस 8 लाख 15 को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, हमारी मेन कैश फ्लो के जो हम ऑपरेटिंग बनाएंगे उस ऑपरेटिंग के अंदर हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए देखते हैं फॉर्मेट और स्टार्ट करते हैं बड़ा सोल्यूशन। बड़ा सोल्यूशन मतलब सबसे बड़ा फॉर्मेट जो अभी आज आप करने वाले हैं। सबसे पहले कैश फ्लो हम ऑपरेटिंग लेंगे, फिर लेंगे इन्वेस्टिंग, फिर लेंगे फाइनेंसिंग। तो सबसे पहले मैं पर्टिकुलर्स में ले रहा हूँ। सबसे पहले मेरा ए, वो क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम, मैंने अभी वर्किंग नोट में निकाला था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ कॉपी कर दीजिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 8,15,000। अब इसमें हम ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या चार्जेस। इसमें हमारी 5 चीज़ें ऐड होती हैं। डेप्रिसिएशन ऐड होता है, लॉस ऑन सेल ऐड होता है, राइटिंग ऑफ गुडविल होता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स होता है, और कोई भी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स प्रेफरेंस शेयर हो, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर इंक्रीज होता है। बट यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो आइटम गिवन थी वो थी सबसे पहले डेप्रिसिएशन, और वो भी पूरे साल की डेप्रिसिएशन गिवन थी हमारी 60,000। हमारे पास लॉस ऑन सेल भी था, आपको याद होगा 8-8 हज़ार हमारा आया था, 8,000 सेल 8,000 लॉस, वो भी ले लेंगे। और जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की मैं बात कर रहा था कि आप पहले ओपनिंग पे लगाएंगे, उसके बाद आप लगाएंगे जितना हमने इशू किया साल के बीच में, दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का इंटरेस्ट आ रहा है 27,000। अब ये ऐड कर लीजिए 8,715 6,289, ऐड करने के बाद टोटल करके देखिए अब हमारा कितना आ रहा है। तो मेरा 9,10,000 आ रहा है, और ये 9,10,000 मेरा कौन सा है, बिकॉज इसमें से मुझे माइनस करने वाला कुछ भी कोई नहीं है। तो ये मेरा OPBWC है, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अगर आप देखते हैं पहला पड़ाव ये होता है, मैं इसको बोलता हूँ पहला पड़ाव, यानी फर्स्ट आपको यहाँ तक आना है। तो देख लीजिए कैश फ्लो 8,815 है, डेप्रिसिएशन लॉस इंटरेस्ट ऐड करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 9,10,000 आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस यानी हमारे जो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के अंदर चेंजेस है वो करेंगे। तो आप देखिए बताइए यहाँ पर क्या क्या आपका इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। सबसे पहले अदर करंट लायबिलिटी है वो डिक्रीज कर रही है, तो अदर करंट लायबिलिटी ने डिक्रीज किया 10,000। उसके बाद देखिए यहाँ हम देख सकते हैं हमारे ट्रेड पेबल्स भी
डिक्रीज कर रहे हैं। ट्रेड पेबल भी हमने ले लिया 1,30,000, ठीक है सर। उसके बाद देखेंगे इन्वेंट्री इंक्रीज कर रहा है हमारा, सो लेस इन्वेंट्री इंक्रीज, वो भी हमारा 1,30,000 कर रहा है। एंड लास्ट में देखेंगे ट्रेड रिसीबल, वो भी हमारा यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। तो सारे के सारे हमारे पास यहाँ पर माइनस की आइटम आ रही है। सो देखते हैं टोटल माइनस कितना हुआ हमारा, देख के बताइए। सो 1,30,000, 1,30,000, 260, 310, 410 एंड 420, यहाँ से 420 माइनस कीजिए और देखते हैं कितना आता है हमारा 490। तो बैलेंस हमारा आ रहा है 490 और इसका नाम क्या बोलेंगे हम लोग, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 490 आ गया। लास्ट स्टेप हमारा होता है टैक्स पेड का, और ये टैक्स पेड हमें क्वेश्चन में गिवन था क्योंकि हमने उसी से मेड निकाला था। और ये नेट आ गया हमारा आंसर 4,30,000 और इसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये मेरा आंसर आ गया पहला, ठीक है जी। तो मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। तो ये सारे हमारे नेगेटिव में आ रहे थे ऑल आइटम्स, तो 420 नेगेटिव आया, 490 हमारा कैश जनरेटेड आ गया, टैक्स पेड मैंने माइनस कर दिया और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग मेरा आ गया 4,30,000। चलिए देखते हैं अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बात करते हैं। इन्वेस्टिंग में हमने अकाउंट तो बना ही लिया था, जहाँ जहाँ बाय बैंक था वो हमारा प्लस होगा और जहाँ टू बैंक था वो माइनस होगा। तो यहीं से शुरू करते हैं बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है जी। तो सबसे पहले देखिए क्या आपने सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी किया था, जहाँ पर हमने बाय बैंक लिखा था 8,000। उसके बाद हमने टू बैंक लिखा था परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, वो हमारा आया था नेगेटिव आया था। आप देखिए बताएंगे कितना था वो नेगेटिव, मतलब टू बैंक कितना आया था वो नेगेटिव होगा हमारा, टू बैंक वो नेगेटिव फिगर होती है इसलिए इसको हम नेगेटिव फिगर दिखाएंगे। देन परचेज ऑफ बिल्डिंग, उसका कोई अकाउंट नहीं बना क्योंकि वो बढ़ रही थी बिल्डिंग 3,50,000 से, तो उसको हमने सीधा परचेज मान लिया। और यहाँ पर गुडविल मैंने पहले बताया था इंक्रीज कर रही है, तो वो परचेज ऑफ गुडविल होती है, परचेज ऑफ गुडविल, वो भी हमने 1,60,000 माइनस दिखा दिया। ये सब करने के बाद जो हमारा नेगेटिव आ रहा है वो है हमारा 6,88,000, जो आ रहा आंसर हमारा वो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, हमने पैसा यूज़ किया है, और ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है कि नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज 6,80,000 नेगेटिव। तो यहाँ पर 430 पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव में आ रहा है। अब चलते हैं लास्ट में फाइनेंसिंग, सी पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग में हम देखेंगे क्या शेयर्स हमारे बढ़ रहे थे फ्रॉम इक्विटी शेयर्स, वो हमारे 3 लाख रुपीज़ बढ़ रहे थे। अगर हम देखें जो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स थे वो हमारे गिर रहे थे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर वो हमारे डिक्लाइन हो रहे थे, तो उसको हम नेगेटिव में ले लेंगे। उसके बाद अगर देखें हमारे डिबेंचर्स वो भी बढ़ रहे थे, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ 9% डिबेंचर 4 लाख रुपीज़ से बढ़ रहे थे। आप देखिए 4 लाख से डिबेंचर्स बढ़ रहे हैं क्या। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, ये मत भूल जाना कि प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का भी जो पैसा बढ़ेगा वो भी हमारे लिए फाइनेंसिंग में प्लस होगा। अच्छा, डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड दो आइटम थी जो स्पेशल आइटम होती है, आप उसको मत भूल जाइएगा, डिविडेंड पेड एंड इंटरेस्ट पेड। तो डिविडेंड पेड तो हमारा 40,000 था प्रीवियस ईयर का और हमने 27,000 निकाल लिया था। कैसे निकाला था, ओपनिंग बैलेंस पे पूरे साल का, और जो इशू हुए हैं डिबेंचर्स उस पर 6 मंथ्स का निकाल के टोटल आ रहा था, फाइन। और ये आ रहा है मेरा 5,43,000। अब ये इसको क्या बोलेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइन, ये आ गया 5,43,000। अब तीनों को ऐड कर दीजिए, 5,43,000 प्लस था, 4,30,000 भी प्लस था, और ये माइनस है, तो नेचुरली नेट इफेक्ट प्लस आ रहा है। मुझे पहले ही पता लग गया तीनों का कि ये भाई प्लस में है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो ए प्लस बी प्लस सी करके आपका आएगा 2,85,000, इतना आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद ऐड करेंगे जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, इसमें आप ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो ओपनिंग हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट थी वो ऐड करेंगे। तो अब इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो दोनों को ऐड कर लीजिए, कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, जो सब कुछ था सबको ऐड कर लीजिए, वो आ गया 2,65,000। और अब हम देखते हैं इसको ऐड करने के बाद, मैंने स्टार्टिंग में बताया था 5,50,000 इज द आंसर, क्या वो आंसर आ रहा है।
और वो आंसर है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यस, दिस इज माय फाइनल आंसर। तो आपने देख लिया किस तरह से पूरा कैश फ्लो क्वेश्चन यहाँ पे हमने कराया है, पूरा का पूरा 5 मार्क के हिसाब से डेफिनेटली ये लेंदी है, बट हम चाहते हैं कि आप एक क्वेश्चन पूरा अपने हाथ से निकालें मेरे साथ, ताकि आपको अगर सिर्फ ऑपरेटिंग देते हैं तो भी आए, सिर्फ इन्वेस्टिंग दे तो भी आ जाए, सिर्फ फाइनेंसिंग तो भी आ जाए। तो 5 मार्क में ऐसा हो सकता है कि इसमें से सिर्फ एक पार्ट भी आ सकता है, बट मेरा मन है कि आप इसको करें सॉल्व मेरे साथ साथ। और आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा एफर्ट किया है, ऑलमोस्ट देखिए 2 आवर्स तो हमारे लगे हैं इसके अंदर आपको, क्योंकि आप भी 2 आवर्स लेंगे और हमने भी इसको पूरा डिटेल एक्सप्लेन करके ये समझाया है। तो ये पूरा पेपर हमारा ख़त्म होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया, कोई दिक्कत नहीं आई है आपको, और उम्मीद करते हैं अगर आप चाहते हैं ऐसे और भी पेपर्स, ऐसी और भी चीज़ें मैं इन दिनों में आपके साथ शेयर करता रहूँ, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अगर पूरे साल भी नहीं पढ़ा तो ये जो डेज मिले हैं हमें अकाउंटेंसी के लिए, इसमें मैं पूरे से आपको 40 में से 40 की तैयारी करवा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं एक और यूजफुल वीडियो, यूजफुल कंटेंट के साथ। तब तक बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।